Okay, so uh, some more people have left, maybe around three. Can we start now? Yes, sir. Yes, sir. Sure, yes. Okay, okay. So, how was your class? The morning class? Good Good, morning, sir. sir. Good, Morning. Very sir. nice. Nice class. Okay, it was about library and society or what? What is the name of the paper? Library, information, and society. Okay, okay. All right. So, how many of you have joined for the first time today out of 28, 29? So me, Me, sir. Me, Okay, sir. okay. Oh, quite a few, quite a few. Okay. Manoj also. All right. Sushmita also. Some five, six students have joined today. Anjali also. All right. So, like, let me give you a brief about what we did last time, right? What is this paper all about? And I think somebody is required to mute himself or herself. Rishabh, yeah, okay. So, what we are talking in this paper is all about information sources and services, right? हम इस पेपर के अंदर BLI 222 इसका कोड है. इस पेपर में हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, and depending upon those sources what kind of service we render to our users, right? तो अभी लास्ट टाइम हमने जब बात करी थी तो वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, व्हाट आर इट्स वैरायटीज, उसका कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं, है ना? तो नॉर्मली बिफोर कमिंग इनटू दिस फील्ड यू माइट नॉट बी नोइंग कि देयर आर प्राइमरी सोर्सेज, देयर आर सेकेंडरी सोर्सेज, देयर आर टर्शरी सोर्सेज, राइट? ये पता नहीं होता है लोगों को. लेकिन लेकिन जब हम इस फील्ड पे आते हैं तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, राइट? ए रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस. अब उन सोर्सेस के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके अंदर उसके अंदर दिए हुए इंफॉर्मेशन के बारे में आपको एक असेसमेंट करनी होती है कि भाई ये किस तरीके का इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये किस यूजर्स के लिए है, इसमें इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, इसमें इसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इज इट गुड एनफ, राइट? तो ये इन सारी बातों को जानने के लिए वी ट्राई टू कैटेगराइज दो सोर्सेस. और हमने लास्ट टाइम उसके बाद जो प्राइमरी सोर्सेज है उसकी बात करी थी. और प्राइमरी सोर्सेज में वी टॉक्ड अबाउट कि ऐसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि विच कंटेन्स nascent information, new information which has been derived out of after doing research, some experiment, some exploration, right? तो जब हम इस तरीके से कोई भी एक इंफॉर्मेशन सोर्स क्रिएट करते हैं, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन सोर्स जिसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है विच इज बीइंग पब्लिश फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार उसके अंदर पब्लिश होता है. और नेसेसरीली अगर आपको उस टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सोर्स ही कंसल्ट करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, तभी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिल सर कौन पाएगी. सा तो यूनिट पढ़ा रहे हैं? अभी तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ब्लॉक ओनली, फर्स्ट ब्लॉक. एंड लास्ट लेक्चर आई हैव कवर्ड फर्स्ट 2 यूनिट्स, राइट? एंड उसका ही मैं ब्रीफ दे रहा हूँ आपको फर्स्ट यूनिट्स का. ओके, फर्स्ट यूनिट्स का मैं ब्रीफ दे रहा हूँ अभी आपको, राइट? रंजीत सिंह हैज रेज्ड अ हैंड. हु इज रंजीत सिंह? सुष्मिता, सुष्मिता, we covered unit 1 and unit 2 of block 1, okay, last time. और मैं उसका ही आपको ब्रीफ दे रहा हूँ क्योंकि many of the students have joined for the first time today. ठीक है? Yes, sir.
ओके ओके। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज है उसके अंदर प्राइमरी सोर्सेज की हमने लास्ट टाइम बात करी थी, राइट? प्राइमरी सोर्सेज में मैंने बताया कि यू हैव रिसर्च पीरियोडिकल्स, you have patents, you have theses, you have standards, you have conference documents, you have uh, learned communications जैसे letters to editor और some journals, some transactions। इस तरीके से वो कौन निकालता है, उसमें ऑथर कौन होता है, उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। और एक जनरल कैटेगराइजेशन भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी के अंदर वी सेड कि दिस इज बेसिकली रिसर्च जर्नल्स, हाँ, और पेटेंट्स, थीसिस, स्टैंडर्ड, डिजिटेशन तो ही है। और सेकेंडरी के अंदर हम आज बात करेंगे कि सेकेंडरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ऑल्दो आई गिव अ रिव्यू कि भाई क्या क्या चीजें कवर्ड होती हैं, तो लेकिन आज हम उसको डिटेल में करते हैं, राइट? ठीक है। Yes, sir. We'll talk about it in detail, like what all secondary sources is comprised of, right? तो secondary sources के अंदर हमने everybody must have seen, as of now, अभी तक आपको क्या पता था एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, आपको क्या पता था कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? You normally know books, journals, magazines, dictionaries, directories, encyclopedias, लेकिन they are something quite more than this। ठीक है, इसकी वैरायटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, राइट? तो अब जैसे सारे स्टूडेंट जो है, जब भी आप क्लासेस में गए, कॉलेज में गए, तो you talk, the very common thing you know about is the dictionary, right? डिक्शनरी को हर आदमी कंसल्ट करता है किसी न किसी स्टेज पे, राइट? लेकिन डिक्शनरी केवल बोलने से डिक्शनरी नहीं होगा। डिक्शनरी हैज गॉट मेनी वैरायटीज, राइट? बहुत सारी वैरायटीज है डिक्शनरीज की। लाइक जैसे बताए, लाइक विच लैंग्वेज इट इज, लाइक कि वो किस लैंग्वेज में है डिक्शनरी, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में है, या बाइलिंगुअल है, यूनिलिंगुअल है या बाइलिंगुअल है, या फिर मल्टीलिंगुअल है, मोर देन 2। तो ये डिक्शनरीज की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, राइट? उसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज, कि उसका साइज क्या है, देयर आर सर्टेन पॉकेट डिक्शनरीज, राइट? देयर आर सर्टेन डिक्शनरीज जो मल्टी वॉल्यूम्स में होते हैं, राइट? उसको अनएब्रिज्ड बोलते हैं, जो मल्टीपल वॉल्यूम्स जो 1 2 3 4 चलते रहते हैं ऐसे, राइट? एंड देन देयर आर सर्टेन सिंगल वॉल्यूम डिक्शनरी जिसको अब्रिज्ड बोलते हैं, राइट? एक अनएब्रिज्ड है, एक अब्रिज्ड है। तो ऐसे करके यू हैव सो मेनी वैरायटीज ऑफ डिक्शनरीज आल्सो, ऑलराइट? सो मेनी वैरायटीज ऑफ डिक्शनरीज आल्सो। तो देयरफॉर आपको ये जो सेकेंडरी सोर्सेज है उसको भी आपको बहुत एक अप्रोच के साथ उसको स्टडी करना पड़ेगा, राइट? सो अभी जब हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था, Ranjit Singh, I don't know why they are raising hand. Ranjit Singh, who is she? Okay, so what I mean to say is, लास्ट टाइम हमने प्राइमरी पीरियोडिकल्स की बात करी थी, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और उसी तरीके से दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑलराइट? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसके अंदर हम सबसे पहला जो हम बात करेंगे कैटेगराइजेशन का, वो सेकेंडरी पीरियोडिकल्स कहलाता है, राइट? पहले प्राइमरी पीरियोडिकल था प्राइमरी के अंदर, अभी जो है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पीरियोडिकल। पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग व्हिच इज पब्लिश्ड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, से ईयरली और से हाफ ईयरली और से क्वार्टरली और से मंथली, इस periodicity पे after a regular interval of time it gets published, right? लेकिन इसके अंदर होता क्या है? इस सेकेंडरी पीरियोडिकल के अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? तो इस सेकेंडरी पीरियोडिकल के अंदर इंफॉर्मेशन वही होती है जो प्राइमरी में पब्लिश हुआ है। प्राइमरी पीरियोडिकल के अंदर जो पब्लिश हुआ है उसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन होती है, पूरी की पूरी एज सच आर्टिकल्स नहीं होते इसके अंदर। प्राइमरी पीरियोडिकल्स के अंदर तो आर्टिकल्स होते हैं, फुल लेंथ आर्टिकल्स होते हैं, राइट?
उसमें, लेकिन इसके अंदर सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल इंडिकेट करती हैं, और केवल इंडिकेट करती है, इन्फॉर्म करती हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर इन इन जर्नल्स में ये कंटेंट छपा है। उसकी उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती है, केवल टाइटल, ऑथर, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, सब्जेक्ट, कीवर्ड, राइट। और केवल बिब्लियोग्राफिक डिटेल होता है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आर्टिकल का टाइटल, ऑथर, बिब्लियोग्राफिक डिटेल, जर्नल का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एंड देन पेज नंबर, राइट, वॉल्यूम, इशू, है ना, उसके जो को ऑथर है, उसका एडिटर है। तो ऐसे ऐसे करके उसके अंदर बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती है। और कई बार उन आर्टिकल्स के अंदर उसकी क्या उसकी समरी क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो जब केवल आपके पास बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होता है तो ऐसे जर्नल्स को, ऐसे सेकेंडरी पीरियोडिकल्स को वी से इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स। और जब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वाला भी कंटेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, राइट। तो दो तरीके के होंगे सेकेंडरी पीरियोडिकल्स आपके पास, एक इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स या इंडेक्सिंग सर्विसेज या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज के अंदर, राइट। और उसी तरीके से यू हैव मेनी अदर काइंड्स ऑफ सेकेंडरी पीरियोडिकल्स लाइक पॉपुलर पीरियोडिकल्स, टेक्निकल पीरियोडिकल्स, ट्रेड जर्नल्स, हाउस जर्नल्स। तो ये डिफरेंट वैरायटी है। सी whatever topic you take, whatever word or keyword you take, you have multiple things into it, right? केवल सेकेंडरी पीरियोडिकल बोलने से नहीं होगा, उसका फर्दर कैटेगराइजेशन है, उस फर्दर कैटेगराइजेशन का भी आपको डिटेल जानना पड़ेगा, alright? So now there is one thing which is no more as of now use is like express information bulletin. तो ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के रेफरेंस में, जैसे रशिया के रेफरेंस में लिखा हुआ है कि वहां पे क्या होता था कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ उसकी किसी आर्टिकल की फाइंडिंग्स क्या है वो भी उसके अंदर होता था, राइट। उसके अंदर कैलकुलेशन क्या यूज हुआ है वो भी होता था, राइट। उसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज किया, क्या इलस्ट्रेशंस है, क्या टेबल्स है, तो वो भी इसके अंदर एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जैसे बहुत ही नैरो फील्ड के लिए यूज किया जाता है, जो साइंटिफिक फील्ड है उनके लिए यूज किया जाता है। इस तरह की जो एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो सेकेंडरी पीरियोडिकल के अंदर जो पहले नंबर पे इनलिस्टेड है। देन वी गो ऑन टू अनदर secondary category of secondary periodical, another type of secondary periodical जो जिसका नाम है abstracting periodical, okay? तो abstracting periodical में मैंने क्या बताया आपको कि abstracting periodical is dedicated to one particular subject, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेडिकेट होगा, जैसे बायोलॉजी कह लीजिए, केमिस्ट्री कह लीजिए, स्पेस साइंस कह लीजिए, फिजिक्स कह लीजिए। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोमेन में क्या क्या जर्नल्स पूरे वर्ल्ड में छपते हैं, किस किस लैंग्वेज में छपते हैं, उनमें कौन कौन से इश्यूज में किस किस ऑथर ने क्या आर्टिकल लिखा, अगर हम वो एक तरीके का एक कंपाइलेशन करते हैं और उसमें उन आर्टिकल्स का एब्स्ट्रैक्ट भी मेंशन करते हैं कि ब्रीफ में कोई फाइंडिंग हो उसकी, या समरी हो कि इस आर्टिकल में क्या दिया गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये किस किस पर्पस के लिए एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, ये किसको टारगेट करता है, इसका यूजर ग्रुप कौन है। इसका यूजर ग्रुप वो है जो कोई एक डिटेल स्टडी किसी सब्जेक्ट में करना चाहता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे करना चाहता है, राइट। जिसको एक ग्लिम्स चाहिए, जिसको एक प्रॉपर स्टडी चाहिए कि भाई ओके आई वांट टू डू सम रिसर्च और सम राइटिंग, सम आर्टिकल राइटिंग और सम रिसर्च और सम एक्सपेरिमेंट in the field of space science, in the field of aerospace, in the field of solar physics, in the field of biophysics, हाँ, तो वो क्या करेगा, the person, the student or the researcher, the author will try to consult these kind of reference sources or you can say secondary sources, जो abstracting periodical जिसको हम बोल रहे हैं, right? तो इससे क्या होता है, अच्छा अब ये जो सेकेंडरी पीरियोडिकल है जिसको हम एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल बोल रहे हैं, वो अब आपके बुकलेट में एक इलस्ट्रेशन दी हुई है कि जैसे इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है ना, या फिर
जो बाहर फॉरेन कंट्री से छपती है इसको लीजा बोलते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। और ये जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो आइजले की एक बॉडी है हमारे प्रोफेशनल की लाइब्रेरी साइंस की, स्पेशल लाइब्रेरीज के इंफॉर्मेशन सेंटर्स की एक प्रोफेशनल्स की एक बॉडी है, वो निकालती है इसको एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल को। तो उसके अंदर अब आप यू आर गोइंग डीप इनटू एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल कि एक अगर एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल आप लेते हैं, जैसे इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं, इल्सा, उसको लीजा बोलते हैं, इसको इल्सा बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसके अंदर एंट्रीज कैसे दी हुई है, मतलब आप लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहे हैं तो अब देखिए जैसे इसमें उसमें क्या करेंगे, जो एंट्रीज है, एंट्रीज तो बहुत सारी होंगे, आर्टिकल्स तो बहुत सारे होंगे लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। मान लीजिए पिछले 2022 के अंदर बहुत सारी चीजें पब्लिश हुई होंगी, देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ जर्नल्स, और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ जर्नल्स में हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स होंगे, हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स में मे बी 500 आर्टिकल्स होंगे डिफरेंट ऑथर्स के। नाउ व्हाट यू डू, you have to arrange those articles into a systematic order। अब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, अब ऑर्डर के लिए उसने क्या करा कि एक सब्जेक्ट ले लिया, एक कीवर्ड ले लिया, राइट। अब जैसे इसके अंदर इलस्ट्रेशन में आपके दिया हुआ है द बुक, जनरल एस्पेक्ट। तो बुक्स क्या है, बुक्स के अंदर क्या चीजें होती है, कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे कंपोज होता है, उसके बारे में भी आर्टिकल्स है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में तो यही सब होगा ना कि क्या चीजें हैं। हाँ, तो अब उसके अंदर फिर वो उसमें एक सीरियल नंबर होगा एंट्री का, राइट, उसका ऑथर होगा प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, और उसके अंदर पूरा प्रॉपर उसका बिब्लियोग्राफिक डिटेल होगा, उसका टाइटल है, उसका सब टाइटल है, उसका एडिटर है, उसका पब्लिशर है, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, उसका पेज नंबर है। मतलब ये आर्टिकल जो है, जिस आर्टिकल का टाइटल है बुक्स ब्रिक्स एंड बाइट्स, ये एक ऐसी कोई इन पॉलिटिक्स कल्चर एंड सोसाइटी कलेक्शन ऑफ एसेज इन मेमोरी ऑफ सो एंड सो एडिटेड बाय सुबीर के सेन, कोलकाता, न्यू एज पब्लिशर, लाइक दिस। तो ये पूरा डिटेल उस पब्लिकेशन का, और उसके अंदर कौन सा टाइटल है, कौन सा आर्टिकल है, वो दिया होगा। और साथ में देखिए नीचे उसके द टाइटल ऑफ द पेपर इज बॉरोड फ्रॉम दिस, और इस बुक के अंदर इस टाइटल, इस पर्टिकुलर बुक के अंदर या फिर आर्टिकल के अंदर, राइट, ये चीजें दी हुई है। द व्यू पॉइंट ऑफ ईच ऑथर ऑफ द बुक इज प्रेजेंटेड एंड देन द प्रेजेंट ऑथर गिव्स हिज ओन कंसिडर्ड व्यू। देखिए दूसरी एंट्री क्या है, 007 करके उसका सीरियल नंबर एक बना दिया हर एंट्री का, और उसके अंदर आप देखेंगे कि देन देयर आर सर्टेन ऑथर्स जिनका अरेंजमेंट क्या कर रहा है विद इन अ टॉपिक ऑल्सो, द एंट्रीज आर अरेंज्ड एज पर द अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द देयर सरनेम ऑफ द ऑथर, है ना। then you go to another subject और keyword, जैसे knowledge, universe of subject, उसके ऊपर जो ऑथर्स ने आर्टिकल्स लिखे हैं उसका भी उसी तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो therefore एक सेकेंडरी पीरियोडिकल का, सेकेंडरी जो एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है उसके अंदर इस तरीके से एंट्रीज होती है। नाउ देयर आर वेरी मेनी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी पीरियोडिकल्स व्हिच आर अवेलेबल टुडे, जिसके लिए आई मीन उन पीरियोडिकल्स को, सेकेंडरी पीरियोडिकल्स को देखे बिना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई रिसर्च हो नहीं सकती, चाहे वो पीएचडी के लिए हो, एमफिल के लिए हो, किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो, है ना, कोई ग्रांट मिली हो, गवर्नमेंट की फंडिंग हो, उससे आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स सेकेंडरी पीरियोडिकल के केस में, जो एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, उसको बोलते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, राइट। अब केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स इज ए ह्यूज रिसोर्स। केमिस्ट्री के फील्ड में, केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसको केमिकल एब्स्ट्रैक्ट देखना ही पड़ेगा, कंसल्ट करना ही पड़ेगा ऑन एवरीडे बेसिस, राइट। क्योंकि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज सच अ पब्लिकेशन जिसके अंदर ऑल अराउंड द ग्लोब, मे बी लाइक वॉट एवर द कंट्रीज आर, 150 कंट्रीज इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, राइट। केवल इंग्लिश नहीं देखना, जापान में भी केमिस्ट्री साइंस में, केमिकल साइंस के फील्ड में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री के फील्ड में क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में क्या हो रहा है, राइट। तो ये सब आपको जानने के लिए आपको केमिकल एब्स्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। तो देयरफॉर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है ये कब से पब्लिश हो रहा है, मे बी इन अर्ली 1900, 1800, लाइक 1907 से ये बिगिन हुआ था। 150 कंट्रीज में जो केमिस्ट्री के फील्ड में पब्लिश होता है वो सबको इनकॉर्पोरेट करता है।
मल्टीपल लैंग्वेजेस में करता है. नाउ मे बी 10,000 जर्नल्स, 10,000 तो पुराना डेटा है, मोर देन दैट, मे बी अराउंड 13-15,000 जर्नल्स केमिस्ट्री के फील्ड में पूरे अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, है ना, जो भी पब्लिश होता है केमिस्ट्री के फील्ड में, डिफरेंट जर्नल्स, उन सभी को ये एनलिस्ट करता है, उनके उनके टॉपिक्स वाइज अरेंज करता है उनके आर्टिकल, उनको फिर उनके इंडेक्सेस बनाता है, ऑथर वाइज इंडेक्स बनाएगा. देन दिस पर्टिकुलर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं इन एडिशन, क्योंकि इट्स ए ह्यूज रिसोर्स. पहले जब प्रिंट फॉर्म में आता था तो मतलब सो थिक, ऐसे ऐसे थिक होते थे, और एक दिन के अंदर 3,000 to 4,000 एंट्रीज आर एडेड. जस्ट इमेजिन, राउंड द ग्लोब केमिस्ट्री के फील्ड में एक पर्टिकुलर, मतलब पूरे सारे केमिस्ट्री के फील्ड में 3,000 से 4,000 एंट्रीज आती थी, राइट. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे इस डेटाबेस को बनाने के फील्ड में. और इसके अंदर अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस भी होते हैं, लाइक पेटेंट इंडेक्स, फॉर्मूला इंडेक्स, ऑथर इंडेक्स, केमिकल सब्सटेंस इंडेक्स. तो ये आपका यू नो लाइक दिस इज वन एग्जांपल ऑफ abstracting service, chemical abstract. Yes, anyone? Any comment? Any suggestion? Any clarification? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. No, sir, not right now. Okay. Alright. तो ये समझ में आ रहा है आपको या बोरिंग लग रहा है? नहीं सर, चीजें क्लियर हो रही हैं. ओके, बिकॉज यू नो ये टॉपिक्स ऐसे हैं, या लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में ये इन चीज़ों को आपको जानना जरूरी है, राइट. और सभी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी जानना पड़ता है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू राइट. और इवन आपके एग्जामिनेशन में भी सेकेंडरी पीरियोडिकल के ऊपर पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है. तो है ना, अभी हमने बात करी abstracting periodical की. Similarly we will talk about indexing periodical, right. अब indexing periodical के अंदर क्या होता है कि कई बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैटर नहीं करते, कई बार मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कैटर करते, जैसे सोशल साइंसेज ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले लिया, नॉट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री. तो कई बार वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को भी कैटर करते हैं, राइट. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो केवल और केवल बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, राइट. एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता. अब जैसे यू नो एक इंडेक्स मेडिकस एक इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है. इंडेक्स मेडिकस इज बीइंग पब्लिश्ड बाय मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए, और उसके अंदर मेडिसिन से, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से होता है, और इसके अंदर सारी मेडिसिन से रिलेटेड सारी जितने भी आर्टिकल्स छपते हैं, उनका डिफरेंट जर्नल्स में उनकी इंडेक्स बनती है, राइट. तो टॉपिक वाइज भी इंडेक्स बन जाता है इसके अंदर भी. कई बार यू नो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, कई बार सिंगल सब्जेक्ट के भी होते हैं, और इसमें भी अरेंजमेंट उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने अभी डिस्कशन करी, राइट. अब there are certain examples of indexing periodicals which are very important to know, and like current content. अब current content क्या करता है? current content जो है वो से आप ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हैं. अब ह्यूमैनिटीज में जितने भी जर्नल छपते हैं उनके कंटेंट पेजेस को ही कंपाइल कर देता है. तो कंटेंट पेजेस को कंपाइल कर दीजिए तो उसका मतलब ये पता लग गया इस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है, ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, तो उसको करंट कंटेंट्स टाइप का एक टूल बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट है, वो अभी भी चलता है. और पहले ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI फिलाडेल्फिया में होता था, वहां से पब्लिश होता था वे बैक इन 1961, राइट. अभी एक और नया एक इम्पॉर्टेंट यू नो थिंग हैज कम, लाइक प्रोडक्ट हैज कम, दैट इज कॉल्ड साइंस साइटेशन इंडेक्स. ये भी 1963 में पहली बार पब्लिश हुआ था, और थॉमसन राउटर इसको अभी पब्लिश करता है. तो वी हैव सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स. अच्छा, एक ये साइंस साइटेशन इंडेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. इसके अंदर साथ में ये भी बताया जाता है कि ये आर्टिकल इतनी बार दूसरे वर्क में कोट हुआ, साइट हुआ, ठीक है.
तो if any article or any author gets more number of citations, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसके रिसर्च की वैल्यू पता लगती है उससे, यो this article is so much of significance, it has been quoted by 100 researchers or other authors. तो साइंस साइटेशन इंडेक्स से आपको ये भी पता लगता है, साइंस साइटेशन इंडेक्स से आपको ये भी पता लगता है कि कोई एक जर्नल जो है वो कितना वैल्यूएबल है। मतलब मान लीजिए देयर आर 2 जर्नल्स, एक जर्नल है जिसके अंदर अगर उसके एक इशू में 10 आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, राइट, एंड दोस 10 आर्टिकल्स आर कोटेड बाय cited by 50 more researchers in 50 more further articles, और एक जर्नल ऐसा है जिसके अंदर अगर 10 आर्टिकल्स छपते हैं तो इट इज cited only by 1 or 2 persons, 1 or 2 articles. So therefore what it tells you that you are able to make out like which journal, which publication has got more significance, which journal has got, which publication has got more value amongst the peer group or the researchers or in the people working in a particular field. तो ये साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है। अभी जो है थॉमसन राउटर जो है इसको निकालता है, और नाउ इट हैज फर्दर चेंज्ड, वेब ऑफ साइंस करके एक प्लेटफॉर्म है, डेटाबेस है, उसके अंदर ये चीजें कवर हो रही हैं, राइट। So therefore, we are discussing about indexing periodical, Index Medicus, current content is one indexing service, science citation index is one indexing service, and then social science citation index, arts and humanities citation index. So they are published by a big time publishers, और ये ऐसे valuable resource हैं जिसके बिना जिसको बिना consult किए you cannot do any good research, in the field of arts or social sciences or maybe science also, right? So therefore, these indexing periodicals play a very important role in carrying out research, in-depth study in a particular field, right? Then we have another tool under this category is reviews of progress. Reviews of progress means what? Say you want to conduct certain studies, certain research work. So before doing that, you will try to get to know कि इस फील्ड के अंदर और किस तरीके की स्टडीज चल रही है ऑलरेडी, राइट? तो वो रिव्यूज ऑफ प्रोग्रेस से पता लग जाता है, राइट? देन वी हैव अनदर कैटेगरी कॉल्ड पॉपुलर पीरियोडिकल्स। पॉपुलर पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? पॉपुलर पीरियोडिकल्स का मतलब ये है कि उसके अंदर इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होगा, तभी उसको मासेस पढ़ पाती है। इट इज मेंट फॉर वन पर्टिकुलर सेक्शन और मे बी मल्टीपल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर जो फ्रेंडली चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए चंद्रयान के बारे में आर्टिकल है, राइट? तो वी वांट एवरीबडी टू नो अबाउट इट कि चंद्रयान 3 जो है कैसे लैंड हुआ, क्या चीज थी, उससे क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं, हु इज अ कंट्रीब्यूटर टू इट। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं वो पॉपुलर पीरियोडिकल्स में पब्लिश होते हैं। एक हमारी एजेंसी है निस्केयर करके, उसका नाम चेंज होता रहता है, निस्कॉम्प हो गया। तो दे ब्रिंग आउट सर्टेन एक पब्लिकेशन उनका विज्ञान प्रगति या साइंस रिपोर्टर, तो उसके अंदर वो उस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, राइट? और इसमें कई बार ऑथर का डिटेल भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, ऑलराइट? देन पॉपुलर डेवलपमेंट्स, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है, इन्वेंशंस होती हैं, और इसके अंदर जो इस तरह के जो पीरियोडिकल्स है वो गवर्नमेंट एजेंसीज निकालती हैं या कमर्शियल हाउसेस भी निकालते हैं, राइट? और इसके अंदर साथ साथ में बुक रिव्यूज भी होते हैं, लेटर्स टू एडिटर्स भी होते हैं, बायोग्राफिकल स्केच भी होता है और एडिटोरियल भी होता है। तो ये पॉपुलर पीरियोडिकल है। इस तरह के एग्जांपल्स आपको और साइट करने पड़ेंगे। देन वी हैव टेक्निकल पीरियोडिकल्स आल्सो। अब टेक्निकल पीरियोडिकल्स में क्या होता है? टेक्निकल पीरियोडिकल्स जो है वो भी अब से यू आर टॉकिंग अबाउट फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री में भी जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो जिस तरह का रिसर्च है, नॉट रिसर्च एग्जैक्टली बट फॉर इंफॉर्मेशन से कि क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट है। अब जैसे वाटर टेक्नोलॉजी है, तो जर्नल एक मैगजीन ऑफ वाटर आता है जो आरओ प्लांट्स एंड इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, राइट? जो इंडस्ट्री में प्लांट्स लगते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकल पीरियोडिकल्स भी होते हैं।
देन वी हैव ट्रेड जर्नल्स। ट्रेड जर्नल्स में क्या होता है? ट्रेड जर्नल्स का मतलब ये है कि जो लोग उसकी मार्केटिंग और उसके सेल में इन्वॉल्व हैं, जैसे इन केस ऑफ बुक्स एंड पब्लिशिंग हाउसेस, कैटलॉग्स, बुक के कैटलॉग्स होते हैं, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए you have you have you want to know like किसका क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या मार्केट शेयर है, तो वो ट्रेड जर्नल्स में पता लगता है। देन वी हैव अ हाउस जर्नल्स। हाउस जर्नल्स में क्या होता है? हाउस जर्नल्स में अगर एक पब्लिकेशन हाउस है या कोई एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो रिसर्च करती है मल्टीपल डोमेन में, तो वो हर अपने डिपार्टमेंट्स का जो भी डेवलपमेंट है, जो उनका रिसर्च कैरी आउट हो रहा है, हर के लिए कुछ ना कुछ वो एक जर्नल निकालते हैं, एंड द रिपोर्ट व्हाट ऑल रिसर्च और डेवलपमेंट और वर्क हैज बीन कैरिड आउट, तो उसको हाउस जर्नल्स बोलते हैं। इट इज लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव बिब्लियोग्राफीज। अब बिब्लियोग्राफीज भी बहुत तरीके की होती हैं। देख, व्हाट इज अ बिब्लियोग्राफी? बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, राइट? देन इसके अंदर कोई भी बिब्लियोग्राफी लिस्ट जो है कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब वो किसी कंट्री स्पेसिफिक हो सकता है बिब्लियोग्राफी, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है बिब्लियोग्राफी, राइट? किसी पीरियड स्पेसिफिक हो सकता है बिब्लियोग्राफी, राइट? तो इंडिया के केस में वी कम आउट विद अ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB बोलते हैं, और उसको जो नेशनल लाइब्रेरी है हमारी कलकत्ता में, और वो निकालते हैं, इसको कैरी आउट करते हैं, राइट? तो इंडिया के अंदर कुछ भी पब्लिश हुआ, कुछ भी प्रिंट हुआ, उसकी लिस्ट वहां होती है, राइट? उस लिस्ट में होती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में, कि मान लीजिए वो मंथली निकालते हैं, तो मंथली एक मंथ में क्या क्या पब्लिश हुआ, राइट, इंडिया के अंदर, ऑल द बुक्स। इसके अंदर वो सेकेंडरी चीजें एक्सक्लूडेड, प्राइमरी चीजें एक्सक्लूडेड रहती हैं। प्राइमरीली इट कंटेन्स बुक्स, राइट? तो लाइक सभी लैंग्वेज में, हर कंट्रीज में, अगर वो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी भी हो सकती है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज कवर किए जाते हैं, राइट? और नेशनल बिब्लियोग्राफी एक पर्टिकुलर कंट्री के पर्सपेक्टिव में होता है। इसके अंदर भी लाइक मेनी ऑफ द थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, लाइक पीरियोडिकल्स नहीं हो सकता, मैप्स है, म्यूजिकल्स है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड गाइड्स टू टेक्स्ट बुक्स है, तो बहुत सारी चीजें एक्सक्लूड हो जाती है। इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड इन अ बिब्लियोग्राफी। तो INB के बारे में आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर बिब्लियोग्राफी में अंदर। देन देयर कुड बी सर्टेन बिब्लियोग्राफीज व्हिच आर डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की बिब्लियोग्राफीज भी होती हैं, राइट? देन वी हैव ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या होता है? ट्रेड बिब्लियोग्राफी के अंदर वो जो आपके जैसे एक बुक्स प्रिंट होता था कि भाई कौन कौन सी चीजें पब्लिश होने वाली है प्रिंटिंग प्रेस में, व्हाट आर द बुक्स व्हिच आर अबाउट टू बी पब्लिश्ड, व्हिच आर अबाउट टू कम इन द मार्केट। तो ऐसी जो बुक्स इन प्रिंट हैं वो भी एक बिब्लियोग्राफी है, बट इट्स अ ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट? जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो इन चीजों को देखते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, अब ये पूरे वर्ल्ड की है, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, CBI, राइट? इंडियन बुक्स इन प्रिंट, तो ये जो है, ये these are the examples of bibliography, right? Then we have selective bibliography. We have bibliography of early printed books, right? जो old books हैं, काफी पुरानी जो छपी हैं। Bibliography of anonymous and pseudonyms books, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? Anonymous और pseudonyms का क्या मतलब है? कि ऐसी बुक्स जिसके ऑथर नहीं है, जिसमें ऑथर का नाम नहीं लिखा, लेकिन बुक के फॉर्म में वो प्रिंट हुई है कभी, तो एनोनिमस है, जिसके ऑथर के बारे में नहीं पता। ऐसी भी बुक्स होती हैं और उनकी भी लिस्ट बनती है, तो उसको बिब्लियोग्राफी ऑफ एनोनिमस एंड सीडोनिम्स। सीडोनिम्स का मतलब क्या होता है कि कई बार जो ऑथर है वो अपना रियल नेम ना यूज करके कोई एक फेक नेम यूज करते हैं, राइट? दे यूज अ डिफरेंट नेम, हाँ, मतलब एलियस कर ले वो, या फिर है ना। अब जैसे हमारे वही है प्रेमचंद, ठीक है? तो प्रेमचंद का नाम कुछ और था, व्हाट, शमसहाय, राइट? तो मुंशी प्रेमचंद जो है, ठीक है,
तो अब उनका ओरिजिनल नाम कुछ और है। और जब अभी भी देखोगे आप, जितने ये फिराक गोरखपुरी और ये सारे जितने हैं ऑथर्स या है ना, तो ये लोग जो हैं वो डिफरेंट नेम यूज करते हैं, नॉट देयर रियल नेम। ओके, सो देन वी हैव लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स। एक सेकेंडरी सोर्स के अंदर एक लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स भी है। आप जैसे ओल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, तो ये क्या करती है, वर्ल्ड में जितने भी पीरियोडिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उसकी एक डायरेक्टरी बनाती है। तो इवन दिस इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी सोर्स, है ना, जिसकी इंफॉर्मेशन तो प्राइमरी थी कि जर्नल का नाम क्या है, राइट, लेकिन उसकी अगर कोई डायरेक्टरी बनाता है तो इट बिकम्स अ सेकेंडरी सोर्स। एंड देन देयर इज वन अनदर इंपॉर्टेंट कैटलॉग बनाते हैं, नक्सी बोलते हैं इसको, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। सीरियल्स भी वही है, जर्नल है, ठीक है। तो नक्सी ये भी निस्केयर निकालता है, हमारा इंस्टॉक पहले बोलते हैं जिसको, फिर नाम चेंज होता रहता है, निस्केयर है, तो अभी भी नक्सी निकलता है, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। मतलब साइंस के फील्ड में जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी सीरियल्स हैं, वो उनको उनको उनकी कोई लिस्ट बनती है, कोई डायरेक्टरी बनती है, कोई कैटलॉग बनता है, तो उसको नक्सी बोलते हैं, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक। अगर आपसे ये कोई कहे कि आप क्या मुझे लिस्ट दे सकते हो कि इंडिया के अंदर साइंस के फील्ड में, साइंस के डोमेन में कितने पीरियोडिकल्स हैं, ठीक है, तो आप ये नक्सी देखोगे, है ना, या कोई डायरेक्टरी देखोगे पीरियोडिकल की। तो देयरफॉर यू शुड नो अबाउट दिस। देन लिस्ट ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, भाई थीसिस ऑफ डिसर्टेशन की भी लिस्ट बनती है। हाँ, अब जैसे सर की आवाज नहीं आ रही। Can anyone tell ki when assignment link will be opened? सर ने क्लास छोड़ दी क्या? Yes, someone please tell about assignment link. किसी को पता है क्या असाइनमेंट लिंक ओपन हुआ है या नहीं? हो चुका है। कहाँ पे? Can anyone please send the link? लास्ट डेट क्या है सबमिट करने का असाइनमेंट ऑनलाइन? 31st Yes, September. Neha. Please send. आर्यभट्ट कॉलेज में ही है क्या वो लिंक? आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर ही? अभी पता नहीं चला कि कहाँ सबमिट करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पे। क्या इसकी डेट आपको एक्सटेंड हो सकती है? असाइनमेंट सॉरी की बट असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड हो सकती है?
अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज अभी लास्ट 31 सितंबर आई है. आई थिंक मुझे लगता है कि 14 अक्टूबर तक हो सकती है शायद. मे बी, आई एम नॉट श्योर. I'm there. Okay. Ranjit, please mic off. अभी कनेक्टेड दिखा रहा है. हो गया? Yes, sir, we can hear you. Okay. All right. There is a frequent breakdown. So modem is getting restarted again. Now I have connected with my mobile. Okay. So I hope there won't be any problem. Okay. Yes, sir. All right. So we were talking about bibliographies, right? So there are different kind of bibliography, and then we have subject bibliography. Then we have author bibliography. Author bibliography के अंदर क्या होगा? एक पर्टिकुलर ऑथर ने क्या क्या बुक लिखी है, क्या क्या आर्टिकल्स लिखे हैं, वो सारा का सारा कोई अगर कोई लिस्ट बनता है तो we say author bibliography or individual bibliography, right? Then we have list of research in progress. तो ये भी इसीलिए है कि भाई आप जो रिसर्च वर्कर्स का डुप्लीकेशन ना हो, right? Now we move on to another very important kind of resource. एक ये तो secondary periodical की कैटेगरी में था. अब now we are talking about reference sources. ठीक है? Reference sources के बारे में बात कर रहे हैं और reference sources के अंदर what do you understand by reference source? Reference source means what? Anything. किसी के through पे information मिलना. हाँ, तो मतलब I mean you are looking for something, you want to know something about a topic. किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको तुरंत रेफर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? और कंसल्ट करके आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए. ऐसा ना हो कि आप कंसल्ट तो करें लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन ना मिले. तो इसलिए ऐसे सोर्सेज जो कि रेडली इट कैन बी रेफर्ड, तुरंत से रेफर करो आप और आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ऐसे सोर्सेज जो है उसको हम रेफरेंस सोर्स बोलते हैं. और उस पे किसी भी टॉपिक पे, राइट? कई बार ऐसा होता है कि कोई एक लेमैन है, हाँ, वो एक फेयर आइडिया लगाना चाहता है किसी टॉपिक के ऊपर, राइट? और कई बार ऐसा भी होता है कि उसको एक पूरा हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है? तो हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी और एक एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन भी वो आपको उस तरीके के रेफरेंस सोर्स से मिल जाता है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स वी डिस्कस हियर इज इंसाइक्लोपीडिया. ओके, तो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर क्या होता है कि ऑन एनी गिवन टॉपिक, मतलब उसके अंदर सारे पूरा जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, पूरा डोमेन ऑफ नॉलेज, right? It will start everything with alphabet. It will begin with A and it will begin with end with Z. और A से Z तक के अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, जितनी भी पर्सनालिटीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सबको डिस्क्राइब करता है. तो ऐसे जनरल इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं जिसके अंदर you name anything on this earth and you will find its explanation or meaning or definition or its background. So whatever information is available as on today, it depends कि वो कब पब्लिश हुआ है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर उस टॉपिक के ऊपर पूरी सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो you can find that for a particular item, right? For a particular item you can have few lines of information running into hundreds of pages. ऐसा भी होता है. हाँ, अब मून के बारे में अगर उसमें M से आ गया, मून आ गया, तो मून के बारे में कब पहली बार स्पॉट हुआ, उसमें क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका रेवोल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है, राइट? तो सब कुछ उसके बारे में बताएंगे. तो therefore such kind of encyclopedias are called general encyclopedias and it is best for self education. मतलब अपने आप को आप एजुकेट करना चाहते हो
अपने आप को एजुकेट करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो you refer to such general encyclopedias, and you can understand the importance of general encyclopedias to be kept in a library environment. Okay, कि लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग तरीके के यूजर्स होते हैं और उनको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर जानने की इच्छा होती है ना, तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू कंसल्ट अ स्टैंडर्ड encyclopedia. और you can also have I mean there would be certain encyclopedias जो कि multiple volumes में होते हैं, right? There would be certain encyclopedias जो कि किसी particular subject को dedicated होते हैं, right? तो general encyclopedias है, subject encyclopedia है, there could be single volume encyclopedia, there could be multi volume encyclopedia, right? And अब जैसे we talk about Webster International Encyclopedia. हाँ, अब ये Webster International Encyclopedia जो है सिंगल एनसाइक्लोपीडिया, ये आई मीन जो इसके अंदर इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर 17,000 एंट्रीज है, मतलब 17,000 वर्ड्स के बारे में या प्लेसेस के बारे में, हाँ, या कीवर्ड्स के बारे में इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है. हाँ, 7,000 क्रॉस रेफरेंसेस है, मतलब फॉर दिस यू रेफर टू दिस, फॉर दिस यू रेफर टू दिस, क्रॉस रेफरेंस भी होता है. इसके अंदर कलर्ड इलस्ट्रेशंस है, मैप है. तो दीज आर मेंट फॉर जनरल स्टूडेंट, हाँ, या जनरल रीडर्स के लिए ये आप उसको देखते हैं. That we have a very important source in the field of encyclopedia, and that is called Encyclopedia Britannica. अब Encyclopedia Britannica, अगर आप encyclopedia के फील्ड में बात करते हैं कि what are the publishers who bring out important encyclopedias, तो the Britannica is one, Encyclopedia Britannica. और ये अभी जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये 32 वॉल्यूम्स में पब्लिश होता है. You can understand the depth of the subject domain or the general knowledge which is being covered into these many encyclopedias. Like 32 volumes में है. Just think about it कि they must not have left anything which is there on this earth, right? पूरे अर्थ पे जो भी चीजें होंगी, जो भी डोमेन होगा, प्लांट्स होगा, एनिमल्स होगा, प्लैनेट्स होंगे, हाँ, एजुकेशन के फील्ड का, डिफेंस के फील्ड का, एग्रीकल्चर के फील्ड का, साइंस के एक्सप्लोरेशन के फील्ड का, सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज 32 वॉल्यूम्स, राइट? अभी तो इसके और बढ़ गए होंगे वॉल्यूम्स, हाँ, दे कीप ऑन ग्रोइंग, दे कीप ऑन एडिंग न्यू एंट्रीज टू इट. और इसके अंदर 2 वॉल्यूम्स हैं, एक मैक्रोपीडिया, 2 वॉल्यूम्स का मतलब एक मैक्रोपीडिया की सीरीज है, एक प्रोपीडिया की सीरीज है. तो मैक्रोपीडिया एंड माइक्रोपीडिया और एक प्रोपीडिया भी है. तो प्रोपीडिया में आउटलाइन दिया हुआ है, मैक्रो के अंदर बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और माइक्रो के अंदर डेप्थ, माइक्रो में छोटी एंट्रीज है, ब्रीफ एंट्रीज है, मैक्रो के अंदर इन डेप्थ एंट्रीज है, मतलब डिटेल में दी हुई है. तो देयरफॉर और लगभग 4,200, मतलब in terms of thousands of entries are there in each of the sections, right? Then we have subject encyclopedias, जैसे McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, right? ये भी मल्टी वॉल्यूम encyclopedia है. तो किसी को साइंस के फील्ड में पूरे एक डोमेन के बारे में आइडिया लेना है कि साइंस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो मैक्रो-हिल एनसाइक्लोपीडिया आप कंसल्ट करेंगे, राइट? उसी तरीके से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स है. तो देयरफॉर यू हैव एग्जांपल्स ऑफ ईच काइंड ऑफ सोर्स, राइट? अब कोई जनरल एनसाइक्लोपीडिया है, सो यू हैव जनरल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, यू हैव एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना. तो अलग अलग कंट्रीज जो है उसको पब्लिश करती हैं. और उसी तरीके से when you talk about encyclopedia, there is also very important encyclopedia which is meant for children, right? तो जैसे ब्रिटानिका जो है वो चिल्ड्रंस encyclopedia निकालती है, तो चिल्ड्रंस ब्रिटानिका बोलते हैं जिसको. और उसके अंदर you can understand कि if it is meant for children, हाँ, अगर वो चिल्ड्रन के लिए है, बच्चों के लिए है, तो it should be in a very very easy language. It should be full of pictures, full of descriptions, right? Photographs होने चाहिए इसके अंदर. Then we have another category of reference source that is called dictionary. मैंने dictionary के बारे में आपको पहले भी बताया था in the beginning itself.
So we can have general dictionary, we can have subject dictionary, we can have monolingual dictionary, we can have bilingual dictionary, we can have multilingual dictionary. तो आपको डिक्शनरी के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है, राइट? इट्स नॉट सिंपली वॉल्यूम और लैंग्वेज, देयर आर मेनी मोर थिंग्स इनटू इट, राइट? अब जैसे जो वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, हाँ, उसके अंदर 4,50,000 एंट्रीज थी, 4,50,000 वर्ड्स होंगे इसके अंदर। एंड देन अगर ऑक्सफोर्ड कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो उसके अंदर 1,20,000 एंट्रीज है। तो दैट शोज यू द वैरायटी ऑफ डिक्शनरीज यू हैव, राइट? देन वी हैव सब्जेक्ट डिक्शनरीज भी होती हैं, और सब्जेक्ट डिक्शनरीज के अंदर जैसे हैरोड्स लाइब्रेरियंस ग्लॉसरी है। तो these dictionaries are meant to be used by जो उस फील्ड के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो रखते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिक्शनरीज है, राइट? तो सिमिलरली वी हैव handbooks is another type of secondary source। और इसके अंदर हैंडबुक के अंदर क्या होता है, हैंडबुक के अंदर भी कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज चाहिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस चाहिए, या फिर कुछ वैल्यूज चाहिए कि बॉयल वाटर बॉइल्स एट विच टेम्परेचर, जो आयरन का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब इफ यू वांट टू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, तो वो हैंडबुक के अंदर होती है। जबकि ट्रिटाइज जो है, ट्रिटाइज मैं अब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दैट्स ए लॉन्ग पीस ऑफ डिटेल इन डेप्थ लिटरेचर, ट्रिटाइज। लेकिन हैंडबुक के अंदर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो डे टू डे एक्टिविटीज में आपको किसी को प्रोफेशनल को चाहिए होता है, उसके अंदर वो चीजें दी होती है। मैनुअल्स क्या है? मैनुअल्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको स्टेप्स बताते हैं किसी चीज को यूज करने के लिए, किसी मशीनरी को यूज करने के लिए। आपने देखा होगा कोई भी अगर आप इक्विपमेंट लेते हैं, कोई भी मशीनरी लेते हैं, कोई टूल लेते हैं, तो उसको कैसे यूज करना है, उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल होता है। तो दीज आर ऑल सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? इंडेक्सेस हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है। इंडेक्सेस कुड बी ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑल्सो हो सकता है, राइट? और इंडेक्सेस बायोग्राफी के भी हो सकते हैं, राइट? कि भाई बायोग्राफी कितनी छपी, तो उसके ऊपर भी एक इंडेक्स बन सकता है, राइट? देन डेटा बुक्स हो सकती है, टेबल्स हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो केमिस्ट्री के फील्ड के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स के हैं, वो स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, जिसके अंदर सभी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दिया होता है, राइट? कौन सा किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके अंदर स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? तो ये जो है अब टेबल्स है, रेलवे के टाइम टेबल्स बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ये भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, डेटा बुक्स एंड टेबल्स। हाँ, कई लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, अब सोलर रेडिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट्स फुल ऑफ टेबल्स, फुल ऑफ डेटा, है ना? कोई रेडिएशन, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है। तो देयरफॉर डेटा बुक्स, टेबल्स, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, जो लेबोरेटरी में काम करते हैं उनको तो चाहिए होता है सब। देन वी हैव डायरेक्टरीज आल्सो। अब डायरेक्टरीज के केस में क्या हो सकता है? डायरेक्टरीज कुड बी ऑफ पर्सन्स, प्रोफेशनल्स, डायरेक्टरीज कुड बी ऑफ प्लेसेस, डायरेक्टरी कुड बी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस पर्सन्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, एरिया के ऊपर, अब डॉक्टर्स का एक मान लीजिए डायरेक्टरी बनानी है, आपके एरिया में कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, आपके एरिया में कौन कौन से लाइक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे साइंस में, साइंस के रिसर्च के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी डायरेक्टरी बन सकती है, राइट? वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी बाय इंस्टॉक और निस्केयर, डायरेक्टरी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो ये एक, आई डोंट नो वेदर इट एग्जिस्ट टुडे और नॉट, बट आपको ये इन वर्ड्स को, इनको आज की डेट में भी गूगल करके आप इन चीजों को फाइंड कीजिए कि प्रेजेंटली इनका क्या स्टेटस है, ठीक है? स्टडी आपको इसलिए करानी पड़ती है स्टार्ट कि भाई यू शुड हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप ऑफ द थिंग्स, कि कैसे चीजें डेवलप हुई हैं। तो इसलिए पुरानी चीजें भी पढ़ाएंगे, तभी आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। देन वी हैव ईयर बुक्स। ईयर बुक्स में क्या होता है? अच्छा, एक डायरेक्टरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, यूरोपा पब्लिकेशन से निकलती है, लंदन से। तो द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग मतलब हर कैटेगरी, हर सोर्स जो है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स।
और उसका नाम आपको पूछा जाता है। अब जैसे डायरेक्टरी के अंदर द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, हाँ, लंदन यूरोपा पब्लिकेशन, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग के अंदर क्या दिया हुआ? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग के अंदर इट्स ए डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे क्या क्या साइंटिफिक और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी लिस्टिंग दी हुई है ना, उनका एड्रेस है, उनका वेबसाइट है, उनका स्कोप है, वो किस एरिया में काम करते हैं, उनके कौन से प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं। तो ये जो है डायरेक्टरीज के अंदर आ जाता है, राइट। देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स कॉल्ड ईयर बुक्स। अब ईयर बुक्स क्या है? ईयर बुक्स के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर में ईयर वाइज पब्लिश होती है। अब जैसे 2022 में क्या क्या हुआ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, हाँ, वो अगर कोई डिस्क्रिप्शन है किसी फील्ड का, किसी कंट्री के स्पेसिफिक भी हो सकता है, किसी फील्ड स्पेसिफिक भी हो सकता है, तो ऐसी चीजें जो है ईयर बुक्स में छपती हैं। लाइक जैसे स्टेट्समैन ईयर बुक। अब जैसे हम जो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनको ये जानना होता है कि भाई इस कंट्री के अंदर क्या क्या अवार्ड्स थे, क्या क्या स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए, राइट, क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, गवर्नमेंट का क्या डेटा है। तो ईयर बुक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट tool to know about developments in a particular field, in a particular geographical area, specific to a year, right? अब जैसे एक यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक है, ये भी लंदन से पब्लिश होती है, ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर है, तो स्टेट्समैन ईयर बुक है। तो ये सारे जो ईयर बुक्स हैं, ये जो सारे पब्लिकेशन हाउसेज हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, और ये वर्ल्ड ओवर अगर किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर जो प्रोमिनेंट अच्छी लाइब्रेरीज है। जैसे अगर आप ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में चले जाइए, अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी में चले जाइए, या अच्छी लाइब्रेरी में जाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस की लाइब्रेरी में, तो यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ ईयर बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज, राइट। देन वी हैव सब्जेक्ट ईयर बुक्स। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या रिसर्च हुआ, एक उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल सकता है। हाँ, कोई नया एरिया एक्सप्लोर हुआ तो वो सब्जेक्ट के ईयर बुक्स में पता लग जाएगा। देन वी हैव रीजनल ईयर बुक्स। रीजनल ईयर बुक्स क्या हो गया? वो ज्योग्राफिकल डोमेन है कि मान लीजिए साउथ एशिया में पिछले साल क्या क्या हुआ, राइट। तो ऐसे करके यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर बुक्स आल्सो। देन नेशनल ईयर बुक्स भी हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री से स्पेसिफिक। अब जैसे हमारे केस में देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट इज कॉल्ड इंडिया रेफरेंस एनुअल। हाँ, दिस इज बीइंग पब्लिश्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो नेशनल ईयर बुक समझ लीजिए उसे, बिकॉज इट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड द इंफॉर्मेशन गिवन इज टॉपिकल। जैसे वो कहेंगे कॉमर्स और बिजनेस में क्या हुआ, इंडस्ट्री के फील्ड में क्या हुआ, राइट, कल्चर के फील्ड में क्या हुआ, स्पेस साइंस के फील्ड में क्या हुआ। तो वो अलग अलग टॉपिक वाइज जो है सारे इंफॉर्मेशन डेटा के साथ उस ईयर में जो डेटा जिस पे काम हुआ, आई मीन जो उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो रिपोर्ट होता है इसके अंदर, राइट। किस कंट्री के साथ ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ, राइट, स्पेस साइंस में क्या एक्सप्लोरेशन हुआ, ओशन साइंस में क्या एक्सप्लोरेशन हुआ, तो वो सारा का सारा। इसलिए देयरफॉर इंडिया रेफरेंस एनुअल बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए। इंडस्ट्री में क्या हुआ, हाउसिंग में क्या हुआ, जस्टिस में क्या हुआ, वाटर रिसोर्स में क्या हुआ, यूथ अफेयर्स में क्या हुआ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, तो ये सारा का सारा जो है एक ईयर बुक से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है ईयर वाइज। देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, एल्मेनेक। एल्मेनेक क्या होता है? एल्मेनेक जो है वो डायरी है, राइट, एक एनुअल कैलेंडर है। तो एनुअल कैलेंडर ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स, या फिर आप ये कह लें कि जो हमारे केस में जैसे इंडिया के सेंस में पंचांग बोलते हैं, जिसे हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर, तो उसके अंदर वो सारी इवेंट्स होते हैं कि भाई किस दिन वो फुल मून है, किस दिन पूर्णिमा है, किस दिन सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है वो भी, हाँ, और दूसरा सीजन कब चेंज हो रहा है, हाँ, और प्लस साथ में कोई जैसे फेस्टिवल होता है आप उसके लिए वो डेट्स आती है, तो एल्मेनेक्स बोलते हैं उसको, राइट। देन वी हैव, इसके अंदर भी एक कैटेगरी है इंटरनेशनल एल्मेनेक, लाइक विटाकर्स एल्मेनेक। तो विटाकर एल्मेनेक जो है लंदन से पब्लिश होती है, या फिर वर्ल्ड एल्मेनेक। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि वह उस कंट्री स्पेसिफिक क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, या पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। देन वी हैव मैप्स, यू नो मैप्स वेरी वेल, राइट, ये एटलसेस।
तो नॉन जोग्राफिकल एटलसेस क्या होते हैं? अब जैसे मान लीजिए यू हैव टू रिप्रेजेंट कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ स्पेस स्टेशन है ना, कहाँ कहाँ पोर्ट्स है, तो ये जो है वो नॉन जोग्राफिकल हो गया, राइट। देन इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशन है, द कैम्ब्रिज एटलस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स एटलस ऑफ द वर्ल्ड, जो बिजनेस सेंटर्स हैं वो मार्क होते हैं इस तरीके के एटलसेस में। देन वी हैव ग्लोब्स, है ना। ग्लोब्स तो आपको पता है एक बॉल टाइप का, स्फीयर टाइप का होता है, उसके अंदर अर्थ के सर्फेसेस को बताया जाता है, या तो पॉलिटिकल बताया जाएगा या फिर फिजिकल बताया जाता है, राइट। तो ग्लोब्स है। गैजेटियर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। गैजेटियर्स क्या है? गैजेटियर के अंदर डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस है, प्लेस के नेम्स है। भाई एक गैजेटियर का मतलब जोग्राफिकल इसका कोनोटेशन है, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव है जो आपके प्लेसेस के बारे में, राइट। तो गवर्नमेंट की तरफ से गैजेट निकलता है, द गैजेटियर ऑफ इंडिया भी है, वो पब्लिश होती रहती है। उसके अंदर आपके कंट्री के अंदर जो जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कौन कौन से प्लेसेस हैं, उनकी क्या स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स है, कितना कितना फ्लोरा है, कितना फौना है। कौन बताएगा फ्लोरा फौना क्या होता है? Anyone who understands what do you mean by flora and what do you mean by fauna? Flowers and animals. अंजलि शर्मा, राइट, ओके। तो जो वेजिटेशन है, जो एनिमल रिसोर्स है, वो सारा का सारा कितना है, कहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं, ये पर्टिकुलर टाइप का प्लांट जो है इस पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन में मिलता है, इस प्लेस में मिलता है। वहाँ के जो फिजिकल रिसोर्स है, माउंटेन है, वैली है, रिवर है, तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, क्या लिटरेसी रेट है, तो ये सब कुछ जो है ना एक गैजेटियर के अंदर मिलता है आपको। देन वी हैव गाइड बुक्स, राइट। अब गाइड बुक्स क्या है? अब गाइड बुक्स तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये ट्रैवल इंडस्ट्री में, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर गाइड बुक कितना इंपॉर्टेंट। जहाँ भी हम जाते हैं, इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल अबाउट अ प्लेस और अ मॉन्यूमेंट, हम गाइड्स को हायर करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से गाइड बुक्स हैं, वो गाइड बुक्स भी जो है जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर्डर्स का ट्रैवल गाइड, फॉर्डर्स इंडिया, फॉर्डर्स न्यूयॉर्क, इंडिया ट्रैवल गाइड। तो ये ट्रैवल गाइड्स हैं, जो गाइड बुक्स हैं, वो भी जो है इट्स इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी रिसोर्स। Then we have another very important category of secondary reference source is biographical sources. अब biographical sources के अंदर क्या होगा? बायोग्राफिकल के अंदर जो पर्सन्स की बायोग्राफीज होती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन जो फेमस पर्सन हो, पर्सनालिटीज हो, सेलिब्रेटेड पर्सन हो, एक ऑथर हो, कोई बहुत डिस्टिंक्ट ऑथर जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया लिटरेचर में, या फिर कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, राइट, कोई इंडस्ट्री वाला पर्सन हो, राइट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स की जो है बायोग्राफी बनती है ना, और उसके अंदर एक बायोग्राफिकल डिक्शनरी भी बोलते हैं उसे। तो बायोग्राफिकल डिक्शनरी के अंदर भी वही अल्फाबेट वाइज या किसी सब्जेक्ट वाइज, किसी पर्टिकुलर फील्ड का भी हो सकता है कंट्रीब्यूटर उसके अंदर। तो ऐसे सोर्स को जिसके अंदर हु इज हु, एक हु इज हु है, एक इंटरनेशनल हु इज हु है, मतलब किस कंट्री में कौन कौन लोग पॉपुलर हैं, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। जो एक हु वाज हु भी है, दोज पीपल हु आर नॉट अलाइव, बट दे हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अ पर्टिकुलर फील्ड, for the growth of a country, for the growth of a nation, for the growth of a particular subject domain, किसी इंडस्ट्री के को बहुत ज्यादा ग्रो किया हो, कोई आर्ट्स का पर्सन हो, कोई लिटरेचर का पर्सन हो, साइंटिफिक पर्सन हो। तो ऐसे लोगों की हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, और उस डिक्शनरी में अल्फाबेट वाइज या ईयर क्रोनोलॉजी वाइज उसको हम अरेंज करते हैं, और उनका जो एक बायोग्राफिकल स्केच देते हैं कि से बायोग्राफिकल स्केच में हु वाज हु के अंदर यू विल फाइंड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, यू विल फाइंड द नेम ऑफ नेहरू, राइट। तो कि वो कौन थे, कब बॉर्न हुए, कितने डिपेंडेंट थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, व्हाट ऑल बुक्स ही रोट, व्हाट ऑल अवार्ड्स ही वन, व्हाट इज हिज हर मेजर कंट्रीब्यूशन। तो वो सब कुछ इनलिस्टेड होता है। तो उसके अंदर बायोग्राफिकल स्केच बोलते हैं इसको। और इसके अंदर इस तरीके की जो बायोग्राफिकल सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंटरनेशनल हु इज हु है,
जो कि यूरोपा पब्लिकेशन से पब्लिश होता है, और एक हु वाज हु है वो भी पब्लिश होता है लंदन से ही। देन वी हैव वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी, वेबस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिशर। वी हैव सब्जेक्ट बायोग्राफिकल डिक्शनरी, अमेरिकन मेन एंड वुमेन ऑफ साइंस। अब साइंस के फील्ड में अमेरिका के अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, तो इस तरीके का भी आपके पास डिक्शनरी, बायोग्राफिकल डिक्शनरी हो सकती है, राइट। इंडिया के केस में भी बनाया गया था, राइट। तो अब जैसे इंडिविजुअल बायोग्राफी फॉर्म्स अनदर, हाँ, सो हाँ, तो बायोग्राफिकल डिक्शनरी जैसे इंडिया के केस में वी हैव डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, ये लाइक कोलकाता से एसएन सेन ने निकाली थी, अब अभी क्या स्टेटस है पता नहीं। एंड इंडियाज हु इज हु भी निकलती है, तो इंडिया के अंदर कौन कौन क्या है ना, आज की डेट में कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन गवर्नर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, हु आर द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, हु आर द इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस, हु आर द इम्पोर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। तो ये सारा का सारा एक बायोग्राफिकल डिक्शनरी बोलते हैं इसको, राइट। देन वी हैव ट्रीटाइजेस। ट्रीटाइजेस मैंने क्या बताया, ट्रीटाइज का मतलब ये होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि कोई लॉन्ग सीरियस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट हो, जो डिटेल्ड किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्रीटाइज ऑन हीट। अब ट्रीटाइज ऑन हीट का मतलब ये है कि हीट थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, राइट फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल टू द मोस्ट एडवांस थिंग, तो मतलब इट्स ए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इन अ पर्टिकुलर फील्ड, राइट। देन हमारे फील्ड में, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो उन्होंने वो पद्मश्री भी है, उनको पद्मश्री भी मिला। तो he brought out a publication called Prolegomena to Library Classification, Prolegomena। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो स्कीम पढ़ते हैं हम कि भाई हर सब्जेक्ट को एक नंबर असाइन करते हैं ताकि उसका अरेंजमेंट ठीक तरीके से हो सके, तो वो Prolegomena to Library Classification is a treatise, it's an in-depth study of the field of library classification, right, subject classification। तो इस तरह के वर्क को हम ट्रीटाइज बोलते हैं, राइट। देन वी हैव टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स यू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट जो है अपने एक करिकुलम को पढ़ने के लिए दे स्टडी टेक्स्ट बुक्स, और उसके अंदर जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में ये टेक्स्ट बुक्स को यूज किया जाता है किसी एग्जाम्स को प्रिपरेशन करने के लिए, किसी सिलेबस को कवर करने के लिए। वी हैव ट्रांसलेशंस, वी हैव कंप्यूटर फाइल्स, वी हैव डेटा बैंक्स एंड लाइक दिस। Now, this is all about secondary sources of information. Now we'll talk about tertiary sources of information. Tertiary sources of information कौन से होंगे भाई? Tertiary sources of information वही source of information होंगे जो जिनमें information या तो primary resource का होगा, primary या तो secondary resource का होगा, या फिर primary और secondary resource का होगा। केवल primary resource का नहीं होगा। Primary resource से तो जो source बनेगा that is called a secondary resource, secondary source of information। लेकिन जिसके अंदर ऐसे source of information which is compiled by using the information given in a primary and secondary or secondary, तो ऐसे source of information को हम tertiary बोलते हैं। अब जैसे लाइब्रेरी कैटलॉग्स हैं, अब लाइब्रेरी कैटलॉग्स के अंदर क्या है? लाइब्रेरी कैटलॉग्स के अंदर तो periodicals के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी और बुक्स के बारे में भी होगी, राइट। तो या केवल बुक्स के बारे में भी हो सकती है, देयर कुड बी अ लिस्ट ऑफ बुक्स, राइट। देन there could be bibliography, मैंने बताई थी। bibliography is what? bibliography is a list of books। हाँ, एक कोई स्पेसिफिक भी नहीं हो सकती है और हो सकता है किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो, लेकिन ऐसी बिब्लियोग्राफी जैसे मान लीजिए फिजिक्स की बिब्लियोग्राफी है, केमिस्ट्री की बिब्लियोग्राफी है, राइट, और उन सभी बिब्लियोग्राफी का एक और बिब्लियोग्राफी बना दे कंबाइन करके, तो दैट बिकम्स बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, राइट। जैसे बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स है, एक्यूमुलेटिव बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी, न्यूयॉर्क विल्सन पब्लिश करता है इसे। इंडेक्स बिब्लियोग्राफिकस है, हाँ, वेस्टरमैन का थियोडर का ये वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज है। तो ये सब एग्जाम्पल से आपसे पूछा जा सकता है। जब भी हम टर्शरी सोर्स की बात करेंगे तो टर्शरी सोर्स भी 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही है कम से कम। देन वी हैव गाइड्स टू लिटरेचर। अब गाइड्स टू लिटरेचर क्या होता है? गाइड्स टू लिटरेचर का मतलब ये है कि मान लीजिए यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ रिसर्चर और यू आर अ ऑथर, और आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, राइट।
तो आपको हम बताएंगे कि भाई ये इस फील्ड के प्रोमिनेंट टेक्स्ट बुक्स हैं, प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं, ये इस फील्ड का कुछ अच्छे रेफरेंस सोर्सेज हैं, कुछ इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स हैं। तो जब हम इन जनरल लिटरेचर के बारे में, राइट, हम किसी को गाइड करते हैं कि आपके इस एरिया में ये चीजें पब्लिश हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं, इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडियाज हैं, तो ऐसे ऐसे जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोलते हैं गाइड्स टू लिटरेचर, राइट, दैट इज कॉल्ड गाइड्स टू लिटरेचर। देन वी हैव डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज, है ना। डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज क्या है कि बहुत सारी डायरेक्टरीज बनी हुई, इसकी एक कंबाइंड डायरेक्टरी बना दी, तो दैट बिकम्स अ डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज। देन गाइड्स टू रेफरेंस सोर्सेज, अब you won't understand, you will appreciate that जैसे कुछ इंसाइक्लोपीडियाज हैं, अब जैसे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है ना, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट को यूज करना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी टू लोकेट इंफॉर्मेशन इन अ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको एक अलग से एक गाइड चाहिए, कुछ बुकलेट चाहिए, क्यों, हाउ द इंफॉर्मेशन हैज बीन अरेंज्ड इन अ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। उसके अंदर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, फेच करनी है, निकालनी है, क्या सर्च करनी है, तो उसको भी, उसके लिए भी एक लिटरेचर दिया हुआ। तो दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज। अब इवन यू नो जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अरेंजमेंट कैसे हो रखा है ना, वो आपको बताते हैं गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज में। एंड देन इवन कि बहुत सारे रेफरेंस सोर्सेज, कौन कौन से रेफरेंस सोर्स है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो भी आपको गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज के अंदर बताते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो दे आर ऑल इनलिस्टेड अंडर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और सेकेंडरी के अंदर भी जो रेफरेंस सोर्सेज है उसके अंदर है, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट, सो विद दिस वी आर एबल टू फिनिश आवर थर्ड चैप्टर। और हाँ, एनी क्वेश्चन, एनीवन? People are leaving so far now. 22 are left. 21. Do you find it very boring? No, sir. See, you know, like आपको ये सारी चीजें जो है कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, और you'll have to write these things in your exam, ठीक है, असाइनमेंट्स के अंदर और एग्जाम्स के अंदर ये सब आता है, ओके। तो देयरफॉर आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और हर चीजों को बड़े लाइब्रेरी कैटलॉग एज ए टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सबसे पहला तो यही बताया आपको कि भाई लाइब्रेरी कैटलॉग है क्या। लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर it's a I mean a catalog, you know, tells you about periodical also, प्राइमरी सोर्स के बारे में बताता है। एक कैटलॉग जो है आपको सेकेंडरी सोर्स बुक्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो कैटलॉग है, इट इज एबल टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ काइंड ऑफ रिसोर्सेज, प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ, तो देयरफॉर इट बिकम्स अ टर्सरी सोर्स। तो एनी जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो टर्शरी के प्राइमरी के बारे में या सेकेंडरी के बारे में या दोनों के बारे में, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो टर्शरी हो जाता है। तो ये तो मैंने सबसे पहले बताया आपको। तो देयरफॉर वी हैव दिस वे वी हैव कवर्ड आवर थर्ड चैप्टर। और जो सबसे लास्ट चैप्टर है, जो ब्लॉक 4 है, दैट इज अबाउट हाउ डू वी evaluate, how do we evaluate how do we evaluate the sources? सर मेरा क्वेश्चन है, सर जो आपने हाँ। गाइड बुक बताया था, मॉडल का क्या मतलब था? ऑर्डर तो पब्लिकेशन का नाम है ना, ओके सर, पब्लिकेशन हाउस का नाम है। ओके ओके, थैंक यू सर। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, हाईलाइट्स यहाँ पर कहाँ गया है सर? जनरल इंसाइक्लोपीडिया और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया में क्या डिफरेंस था? सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया इज मेंट स्पेशली फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे साइंस का है ना,
और जनरल के अंदर कोई भी सब्जेक्ट कवर हो रहा है. Okay, sir. Hmm. Thank you, Hmm. sir. Hmm. Who is that? Anjali. Yes, sir. Okay. So now we are going to talk about, like, अगर आप if you are working as a professional somewhere in a library or a scientific organization which deals in information services, तो आपको ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि what kind of resource is valuable, है ना? How will you decide that this book is good or the other book is good? This encyclopedia is good or the other encyclopedia is good, right? Which one you will prefer, right? तो अगर आप किसी यूजर ग्रुप को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो you should have that kind of analytical ability that you understand, you are able to make out that okay, the kind of resource which I am going to buy or I am going to pass it on to our user group is good, is a very authentic document. तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे आप ऑथेंटिक माने या वैल्यूएबल रिसोर्स माने या फिर रिलायबल रिसोर्स माने, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, राइट? एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन क्यों वैल्यूएबल है, क्यों ऑथेंटिक है, क्यों रिलायबल है, क्यों वैल्यू फॉर मनी है, तो ये आपको समझना जरूरी होता है, राइट? तो therefore even in that case, if you are working in a acquisition section of a library, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे भी how things come up in a library. लाइब्रेरी के अंदर कैसे आती चीजें, या तो एक आप पब्लिशर को या वेंडर्स को आप ऑन डिमांड कुछ मंगाते हैं, या फिर कुछ पब्लिशर्स या वेंडर्स जो हैं they used to come to your library and they place those new publications which has come up in the market before you, और आपको उसको evaluate करना होता है कि भाई which one to buy, which one is of use to us, right? Which one is more authentic, which one is more reliable. तो therefore ऐसे जो publications हैं, अब जैसे टेक्स्ट बुक्स हैं, right? अब जो अगर आपके सिलेबस में कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उनको तो आप इवेलुएट नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर वो पर्टिकुलर टाइटल ऑथर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है आपके सिलेबस में, तो उन बुक्स को परचेज करते वक्त तो आपको इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंसर्न्ड पीपल, बाय द एकेडमिया, बाय द people who are there in courses of committees and all, right? तो लेकिन ऐसी चीजें जो जनरल उसके लिए आती हैं या न्यू पब्लिकेशंस हैं जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है, उसके बारे में आपको जाना जरूरी है. एंड देन नॉट स्पेसिफिकली द टेक्स्ट बुक्स, जो इम्पोर्टेंट जैसे इंसाइक्लोपीडिया, जैसे डिक्शनरीज है, राइट? जो रेफरेंस सोर्सेज के तौर पे हम प्रोक्योर करते हैं, जो कॉस्टली भी होते हैं, राइट? तो या फिर आपको ये भी देखना होता है कि से you are going to subscribe a particular abstracting periodical, है ना, या इंडेक्सिंग periodical. अब ये जो पब्लिसिटी जो periodicity के साथ साथ पब्लिश होके आते हैं आपके पास लाइब्रेरी के अंदर, जैसे एवरी मंथ आएगा या 6 मंथ आएगा या क्वार्टरली आएगा, जो भी फिक्स फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो ऐसे केसेस में जो आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड आप एक्विजिशन करते हैं, वैसे केसेस में यू आर सपोज टू मेक अ पेमेंट इन एडवांस. तो क्या आप चाहेंगे कि you are making a payment to a vendor or a publisher who disappears after bringing out 1 or 2 issue of a periodical or a journal or a abstracting periodical, right? Abstracting periodical की बात हो रही है, तो आपका फिर your money will go waste, right? तो आप इसलिए बहुत सारी चीजें को evaluate करते हैं before subscribing any periodical or journal or abstracting periodical or indexing periodical, or before buying any reference books, encyclopedias, dictionaries. तो ये आपको जानना जरूरी होता है, right? So therefore हर every institution in every library there is a book selection committee, वो भी उसको evaluate करती है, और उससे पहले जो लाइब्रेरी का प्रोफेशनल है वो भी उसको evaluate करता है कि भाई what kind of books are going to be purchased this year. वो भी अपनी एक असेसमेंट करके वो, तो उसके लिए एक चेकलिस्ट है, हाँ, कि how you are going to evaluate a particular publication, right?
अब जब ये हम करते हैं काम, तो इसके अंदर एक जो जनरल परसेप्शन है, अब मान लीजिए ईयर बुक है, राइट, ईयर बुक है 2022 का, विच केम आउट इन 2023. नाउ यू फाइंड दैट कि उस पर्टिकुलर ईयर बुक के अंदर वो 2022 की इंफॉर्मेशन नहीं है, 20 की इंफॉर्मेशन है, 21 की इंफॉर्मेशन है. तो विल दैट बी कॉल्ड, विल यू कॉल दैट सोर्स अ वैलिड सोर्स, वैलिड ईयर बुक, गुड ईयर बुक? नो, बिकॉज उसके अंदर 2022 का तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है. दे हैव कवर्ड द पास्ट इवेंट्स. ठीक है, तो देयरफॉर कोई भी आज की डेट में इफ यू आर बाइंग समथिंग, ठीक है, और से यू आर बाइंग समथिंग, some particular exploration in the field of space sciences. अब स्पेस साइंसेस के फील्ड में एक टॉपिक आप बुक परचेस कर रहे हैं एंड यू डोंट फाइंड द मेंशन ऑफ चंद्रयान 3. तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि द बुक विच यू आर बाइंग, द पब्लिकेशन यू आर बाइंग इज आउटडेटेड, इट्स अ बैकडेटेड. तो इसलिए उसका जो रेलिवेंस है क्रोनोलॉजी के हिसाब से, डेट के हिसाब से, आज के कंटेम्प्रेरी, अगर आपने फ्लोरा एंड फौना के ऊपर एक बुक परचेस कर रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, नाउ यू फाइंड दैट कि उस पर्टिकुलर बुक के अंदर तो केवल दिल्ली स्पेसिफिक दिया हुआ है. ठीक है, या फिर 2010 से पहले जो वैरायटीज मिलती थी उसके बारे में दिया हुआ है, आज की डेट में जो वैरायटीज है उसके बारे में नहीं दिया, या है ना. तो देयरफॉर कवरेज भी इट मैटर्स, है ना. तो उसमें कितना आउटडेटेड तो नहीं है, इनएडिक्वेट हो गया, इनएडिक्वेट कवरेज है, मतलब केवल दिल्ली के बारे में, रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में है ही नहीं इसके अंदर कवरेज. फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिल्ली, या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया केवल यूपी के बारे में दिया, टाइटल है बुक का एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली उत्तर प्रदेश, ओनली राजस्थान. So therefore, inadequate. Content is inadequate. Then another very important thing is कि whether it is biased. Biased का मतलब क्या हो गया? अब जैसे मान लीजिए we talk about good practices in India, good agriculture practices in India. अब good agriculture practices in India वो जो particular book है, हाँ, तो वो केवल they are talking only about say उत्तर प्रदेश, राइट, और से उड़ीसा. तो वो अपने केवल वहां के प्रैक्टिसेस को गुड प्रैक्टिसेस बता रहा है, बाकी जो कंट्री के दूसरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वहां की चीजों के बारे में बता ही नहीं रहा, या फिर उनको बैड लाइट में शो कर रहा. तो देयरफॉर द सोर्स इज अ बायस्ड सोर्स, उसको बोलेंगे बायस्ड है. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बायस्ड है, पर्टिकुलर रीजन के लिए बायस्ड है. तो देयरफॉर वी नीड टू लुक इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि भाई ये बायस्ड तो नहीं है सोर्स. एंड देन वी हैव the very important thing that कोई जो facts है, factual figures हैं. अब जैसे जो जैसे मान लीजिए इरिगेशन सिस्टम है. अब इरिगेशन सिस्टम में when you are talking about a particular country or a particular region, और उसके अंदर वो वहाँ के prominent river का नाम नहीं है इरिगेशन सिस्टम में, इसका मतलब क्या है कि factually wrong है वो, हाँ, या फिर लेंथ ऑफ द रिवर गलत बता रहा है, या फिर वहाँ पे जो इरिगेशन थ्रू रेनी सीजन, रेनी वाटर के थ्रू जो उसमें वो कब होता है प्रेडिक्शन, तो समर्स के अंदर बता रहा है कि रेन होता है. तो इस तरीके से फैक्चुअली जो है इनकरेक्ट नहीं हो सकता, कुछ भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, राइट. और उसके बाद ये भी है, मान लीजिए एक one particular book is there, one particular book is there, और it is covering only a very small little topic, और वो भी आउटडेटेड है, और वो आपसे चार्ज कर रहा है. तो कोई हाईली प्राइस तो नहीं है क्या? उसी तरीके की सिमिलर पब्लिकेशन आपको 500 रुपीज में मिल रही है, एंड दैट फेलो इज चार्जिंग 5000 रुपीज फॉर इट्स पब्लिकेशन, ए पब्लिकेशन हाउस. तो इस तरीके से आपको प्राइस को भी इवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या सिमिलर कंटेंट वाली, सिमिलर चीजें वाली जो है वो सेम प्राइस में मिलती है या ज्यादा प्राइस में मिलती है. मतलब वो द पब्लिशर जो है वो आपको ऐसा बेफूल तो नहीं कर रहा. देन वी हैव देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक हाईली प्राइस, या फिर पुअरली प्रिंटेड है, आप पढ़ ही नहीं पा रहे, इट्स नॉट लेजिबल, यू कांट रीड इट प्रॉपर्ली. तो उसका फोंट साइज क्या है, उसके बीच में स्पेसिंग कितनी है, राइट, इज इट फ्रेंडली
लोग कई बार ऐसे होते हैं, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं, कुछ प्रिंटिंग ऐसी होती है कि यू फील इरिटेटेड टू रीड इट, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देन वी हैव कई बार लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, या लैंग्वेज इनकरेक्ट होती है, ग्रामर बहुत खराब होता है उसके अंदर, राइट? कई बार ऐसे पब्लिकेशंस होते हैं जिसके अंदर इंडेक्स नहीं होता है। नाउ से यू वांट टू find a keyword, you want to find information on, say, say a particular book is there in the field of vaccines, right? अब vaccines है, अगर आप देखना चाहते हो कि भाई you specifically want to see vaccines related with COVID, तो अगर आपके पास पीछे कीवर्ड के हिसाब से इंडेक्स बना हुआ है तो आप वो उन्हीं पेज पे जाओगे जहाँ पे कोविड वैक्सीन के बारे में बताया हुआ है। तो देयरफॉर इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कि उस पब्लिकेशन के अंदर इंडेक्सेस है कि नहीं है, हाँ, या फिर एक दिस इज अ एडिटेड बुक, इसके अंदर अलग अलग ऑथर ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, तो आप ऑथर स्पेसिफिक भी इंडेक्सेस हो सकते हैं, टाइटल स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंडेक्सेस हो सकते हैं। तो देयरफॉर इंडेक्स आल्सो मेक्स अ रिसोर्स वैल्यूएबल, ठीक है। अभी जो हम जनरल एक क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ डू वी इवैल्यूएट अ पर्टिकुलर सोर्स। तो अब चेकलिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे किसी पब्लिशर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, राइट? तो पास्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? नाउ अभी जब तक आपने देखा होगा कि हमने जो डिफरेंट सोर्सेस के नाम लिए उसमें अंदर कैम्ब्रिज भी आता है, वेबस्टर्स भी आता है, राइट, ब्रिटानिका भी आता है। तो ये पब्लिशर्स कैसे पब्लिशर्स है? दे आर नॉट अ न्यू टाइम पब्लिशर, दे आर पब्लिशिंग सिंस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, 200 इयर्स पुरानी उनकी हिस्ट्री है, पास्ट रिकॉर्ड है, हाँ। एंड दे हैव बीन, कई पब्लिशर्स ऐसे होते हैं कि एक बार ही पब्लिश करके कोई डॉक्यूमेंट निकाला, इंसाइक्लोपीडिया निकाला, उसके बाद नया एडिशन नहीं निकाला। तो या फिर कोई एक एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्स है, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है, वो उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ कर दी। दे प्रॉमिस्ड अस कि वो हर साल निकालेंगे या 6 मंथ्स में निकालेंगे या मंथली निकालेंगे या क्वार्टरली निकालेंगे, बट दे आर नॉट ब्रिंगिंग इट प्रॉपर्ली। उसके अंदर मिसिंग इश्यूज आ रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू पब्लिश कोप अप विद द फ्रीक्वेंसी व्हिच दे हैव प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो देयरफॉर उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है? हमें ऐसे पब्लिशर्स की बुक्स लेनी है जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा हो। अब लाइक ऑक्सफोर्ड है, मैग्रो हिल है, ब्रिटानिका है, तो ऐसे 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 जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है, तो इस तरह के वेबस्टर्स है, तो ऐसे लोगों की डिक्शनरीज खरीदनी है जो बहुत प्रोमिनेंट है। दे हैव बीन डूइंग पब्लिशिंग दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज क्वाइट लॉन्ग, हाँ, मे बी 50 ईयर्स से वो पब्लिश कर रहे हैं। दे हैव बीन अपडेटिंग देयर प्रोडक्ट, है ना, फ्रीक्वेंटली पब्लिश करते हैं। तो देयरफॉर पास्ट रिकॉर्ड मैटर्स, कि हमें ऐसे पब्लिशर की पब्लिकेशन की डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए जो कि जिनका पास्ट रिकॉर्ड है, which have who have got a proven track record, proven past history of publication। हमें कोई न्यू पब्लिशर्स को ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, एंड यू विल फाइंड दैट इन एवरी इंस्टीट्यूशन दोस काइंड ऑफ पब्लिकेशंस आर देयर। ऐसे ये वैल्यूएबल, दे आर कॉल्ड वैल्यूएबल पब्लिशर्स, लाइक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, वेबस्टर है, रैंडम हाउस डिक्शनरी है, मैग्रो हिल है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, सेज है, तो देयर आर सो मेनी, स्प्रिंगर है, एल्सेवियर है ना। तो ये पब्लिशर्स जो हैं, दे हैव गॉट अ बिग नेम, दे आर इनटू इंडस्ट्री सिंस लास्ट मेनी इयर्स। तो ऐसे पब्लिकेशंस का ही हम चीजों को प्रेफर करना चाहिए, राइट? देन अनदर क्राइटेरिया इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब है कि क्या इसके इस पर्टिकुलर सोर्स के अंदर, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ऑथर है, जो एडिटर है, वो क्या वेल क्वालिफाइड है, वो क्या बहुत बड़ा अपने फील्ड का मास्टर है, वेटरन है, वो एक टॉप साइंटिस्ट है, एक टॉप ऑथर है। तो ऐसे लोग, ऐसे पब्लिकेशंस जिसके अंदर जो एडिटर है, जो कंट्रीब्यूटर है, जो ट्रांसलेटर है, या वो या कंपाइलर है, वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत एडिटर बहुत क्वालिफाइड है, राइट? तो ऐसे लोगों का मतलब उस बुक के अंदर कौन ऑथर है। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में अमर्त्य सेन की बुक आई है, तो हम कहेंगे, ओह, दैट मस्ट बी अ गुड बुक बिकॉज ही हैज वन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसलिए हम ऐसे लोगों की बुक्स को देखते हैं, ऐसे पब्लिकेशंस को देखते हैं जिससे
जो उसमें ऑथर है, जो कंपाइलर है, जो एडिटर है, हाँ, वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, राइट। जैसे इवन फॉर दैट मैटर जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसके अंदर नोबेल लॉरेट्स तक कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ नया कंसेप्ट लेके आए तो उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया, दे मेक एंट्रीज, दे आर द कंपाइलर, दे आर द एडिटर्स। हाँ, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या ब्रिटानिका जो पब्लिकेशन हाउस है वो कुछ भी निकालेगी तो लोग परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि 250 साल से पब्लिश करते हैं, मोर देन 250 ईयर्स। हाँ, और हर बार वो नया एडिशन निकालते हैं, आप पीरियोडिकली इंसाइक्लोपीडिया का नया एडिशन निकालते हैं, राइट। उसकी 1974 में 30 वॉल्यूम्स में निकाली थी, अभी और वॉल्यूम्स बढ़ते जाते हैं उसके। तो देयरफॉर ऐसे जो अथॉरिटेटिव पब्लिकेशंस होते हैं जिसके अंदर अच्छे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेपर्स को या फिर एंट्रीज को, तो वो अथॉरिटेटिव कहलाते हैं, राइट। उनका रेपुटेशन हो, जिनका जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो, जो रिसर्च करते हैं, तो ऐसे लोगों के जो कंट्रीब्यूशन वाला पेपर या डॉक्यूमेंट होता है उसको हम प्रेफर करते हैं। मतलब अथॉरिटी कौन है उसके अंदर, हु इज द पीपल, हु इज द पर्सन हु इज राइटिंग द बुक, who is writing the chapter, who is writing the article, right? So therefore, authority is very important criteria of evaluation. Then we talked about scope, है ना। अब scope में क्या है, मैंने scope में आपको बताया था कि क्या 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 जैसे कोई एक लिमिटेड तो नहीं है एक सब्जेक्ट के ऊपर उसने बोला हो, राइट। कोई जोग्राफिकल एरिया अपना रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो कि भाई फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया है और दिल्ली को कवर कर रहा है केवल, राइट। या कोई फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया है केवल एक टाइम स्पैन को, जो 2000 के बाद जो ब्रीड्स दिख रहे हैं, स्पीशीज दिख रहे हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उससे पुराने की बात ही नहीं कर रहा। तो टाइम स्पैन ठीक होना चाहिए, जोग्राफिकल कवरेज ठीक होना चाहिए। अब कोई इंडेक्स है ना, कोई इंडेक्स है तो इंडेक्सेस के अंदर वो केवल उसने कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट लिया है ना, तो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को लिया, दूसरे लैंग्वेज को एक्सक्लूड कर दिया उसने। सो देयरफॉर अब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, अब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के अंदर जो है वो हो सकता है कि सभी लैंग्वेज ना कवर होती हो, केवल मेजर लैंग्वेज कवर होती है, तो देयरफॉर वो उसकी एक स्कोप है, मतलब उसका स्कोप लिमिटेड है ना। इंडिया इन इंडियन लैंग्वेजेस, तो इस तरीके से हम स्कोप भी कवर करते हैं कि जिसमें लैंग्वेज सारे लैंग्वेज की लिटरेचर को कवर किया है कि नहीं किया है, सारे फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कवर किया है कि नहीं किया, टाइम स्पैन, ज्योग्राफिकल एरिया, सब्जेक्ट, तो दैट डिसाइड्स द स्कोप ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि स्कोप ठीक है ना इस डॉक्यूमेंट का। तो व्हेन स्कोप इज ओके देन वी से कि ओके लेट्स गो अहेड विद द परचेस, राइट। देन वी हैव ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो उसके अंदर सब्जेक्ट कंटेंट दिया हुआ है वो हाउ इन डेप्थ, हाउ कंप्लीटली, हाउ थरोली इट हैज बीन गिवन, राइट। कितना रिलायबल है, राइट, कितना। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे अब मान लीजिए वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी है, राइट, या फिर कोई इंसाइक्लोपीडियाज है, तो जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो आप क्योंकि उसके अंदर इतना हॉलिस्टिकली चीजों को इन डेप्थ बताते हैं कि उसको कोई भी कोट कर देता है भाई, मतलब दैट्स एन अथॉरिटी कि भाई अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कुछ छपा है तो वी अंडरस्टैंड कि इट्स कंप्लीट, थरो एंड अप टू डेट, इसमें कुछ गलत नहीं होगा, राइट। उसी तरीके से डिक्शनरीज हैं। अब डिक्शनरीज के अंदर जैसे कई बार क्या होता है जिसमें केवल कई ऐसी डिक्शनरीज होती है जिसके अंदर केवल वर्ड्स होते हैं, कई ऐसी डिक्शनरी जिसके अंदर फ्रेजेस भी है, इडियम्स भी है। तो जो जिसके अंदर फ्रेजेस और इडियम्स भी है, केवल वर्ड नहीं है, उसको हम ज्यादा कंप्लीट मानेंगे, ज्यादा थोरो मानेंगे। तो देयरफॉर डिक्शनरी व्हिच कंटेन्स नॉट ओनली वर्ड्स बट आल्सो द इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट, they will be preferred more. Then there are certain dictionaries which also covers names of institutions or learned उसके अंदर है ना। तो ऐसे जिसके अंदर ज्यादा एंट्रीज हैं, अब वेबस्टर है और ऑक्सफोर्ड है, अब मान लीजिए उसके किसी के अंदर 4 लाख वर्ड दिए हुए, किसी के अंदर 1.5 लाख वर्ड्स दिए हुए, तो कितना कंप्लीट है, कितना थरो है, राइट। तो वो डिपेंड करता है। देन उसके अंदर प्लेसेस और पर्सनालिटीज भी हों, तो कितना इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है, हाँ, पिक्चर्स दिए हुए हैं, क्लैरिटी कितनी है, कितना रिलायबल है, राइट, कोई बायसनेस तो नहीं है किसी कंट्री के अगेंस्ट। और तो ये ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट का मतलब हाउ वेल ए टॉपिक इज कवर्ड, हाँ, कितने डेप्थ में, कितना अथॉरिटेटिव है, कितना रिच है, नंबर्स ज्यादा है उसके अंदर। तो वो ट्रीटमेंट ऑल्सो डिसाइड्स कि आप किसी पब्लिकेशन को परचेज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे।
देन वी हैव अरेंजमेंट. अब जैसे डिक्शनरीज के केस में या इंसाइक्लोपीडियाज के केस में भी देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट. एक तो लेटर बाय लेटर होता है, एक वर्ड बाय वर्ड होता है. तो लेटर बाय लेटर में अब अल्फाबेटिक आपको आता होगा. जैसे अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट नेम जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना, तो ABHI, माय नेम इज अभिजीत, तो ए जो सबसे पहले ए है तो ए वालों को करेंगे. उसके बाद देखो बी आ गया तो AB वाला पहले आएगा, ना कि AC वाला. हाँ, तो इसी तरीके से ना कि AD वाला. तो देयरफॉर जो लेटर बाय लेटर का अरेंजमेंट रखा हुआ है कि वर्ड बाय वर्ड, इसको आप पढ़ना, इसको समझने की जरूरत है कि लेटर बाय लेटर के अंदर क्या होता है कि अगर दो वर्ड्स हैं, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, उसको दे आर ट्रीटेड एज वन वर्ड. हाँ, a term composed of two or more words is considered as one word, as if there is no gap. और वर्ड बाय वर्ड के अंदर क्या होता है, पहला वाला जो पार्ट है वर्ड का, वो उस वर्ड का उसको उसके हिसाब से नहीं होता है. हाँ, जैसे आप इसको पढ़ के समझिएगा, अगर नहीं समझ में आता पूछिएगा, राइट. तो देयरफॉर जो उसके अंदर अरेंजमेंट है वो कैसे है, वर्ड बाय वर्ड है, लेटर बाय लेटर है, राइट. एंड देन क्या उसके अंदर और भी तरीके हैं कि अरेंजमेंट जो है वो क्लासिफाइड ऑर्डर में है, मतलब सब्जेक्ट वाइज है, या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, या फिर क्रोनोलॉजी वाइज है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया. तो कई बार जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है उसमें ये चीजें प्रेफर्ड होती हैं. अब कोई सब्जेक्ट को अल्फाबेटिक डिस्क्राइब करे तो वो ठीक नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर डोमेन को या कोई भी डोमेन ना हो, कोई जनरल इंसाइक्लोपीडिया हो, हाँ, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक कैटेगराइजेशन होना चाहिए, है ना, क्रोनोलॉजी का हो या फिर ऑथर वाइज अल्फाबेटिक हो या सब्जेक्ट वाइज हो. तो देयर शुड बी हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड देयर, एंट्रीज कैसे अरेंज्ड है, बेटर तरीके से अरेंज्ड है, तो वी प्रेफर दैट. देन वी हैव स्पेशल फीचर्स. अब जैसे कुछ डिक्शनरीज ऐसी हैं जिसके अंदर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी दिए हुए, उनकी डायरेक्टरी दी हुई है, वो लास्ट में अपेंडिक्स के फॉर्म में दे दिया, या फिर करेंसी ऑफ द कंट्रीज दी हुई है, फ्लैग्स ऑफ द कंट्रीज दिया हुआ. तो मतलब कुछ एड ऑन फीचर है क्या किसी पब्लिकेशन में कि भाई बुक्स तो वही है, डिक्शनरी वही है, और वर्ड्स भी उतने ही दिए हैं, दोनों में कवरेज बराबर लगभग वर्ड्स का है, दोनों पब्लिकेशन हाउस इंपॉर्टेंट रेप्यूटेड है. तो अब इसके अंदर कुछ एड ऑन है क्या, कोई अलग से कोई डायरेक्टरी दे दी साथ में, पीछे फ्लैग्स ऑफ कंट्री दे दिया, करेंसी ऑफ कंट्री दे दिया, है ना, या फिर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री का एक लिस्ट दे दिया, समथिंग लाइक दिस. तो कुछ स्पेशल फीचर है क्या. देन ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए. फॉर्मेट इन द सेंस कि जो उसकी टाइप सेट है, उसका फ़ॉन्ट साइज है, उसकी पेपर क्वालिटी है, उसकी बाइंडिंग है, राइट. वेदर अब जैसे कोई डिक्शनरी है या फिर इंसाइक्लोपीडिया है तो उसको तो बहुत बार कंसल्ट करते हैं लोग, तो देयरफॉर इट शुड हैव अ गुड क्वालिटी बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग, फुल लेदर बाइंडिंग, रेक्सिन बाइंडिंग, क्लॉथ बाइंडिंग, पेपर बाइंडिंग. तो अगर आप इंसाइक्लोपीडिया को पेपर बाइंडिंग लेंगे तो वो फट जाएगी, फिर उसको कौन करेगा, उसको पेपर्स मिस हो जाएंगे उसके, तो देयरफॉर वो लेदर बाइंडिंग होनी चाहिए. तो दैट डिसाइड्स कि भाई हाँ ये इंसाइक्लोपीडिया तो है लेकिन लेदर बाइंड भी है, क्योंकि इट हैज टू गो ऑन फॉर लॉन्ग, इट हैज टू बी कंसल्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इंसाइक्लोपीडिया कोई एवरीडे नहीं पब्लिश होता या एवरी ईयर भी नहीं होता एट टाइम, वो 5 years, 10 years, 20 years के टाइम स्पैन पे पब्लिश होता है. तो ऐसे पब्लिकेशंस जो कि विच आर सपोज टू लास्ट फॉर लॉन्ग, टू बी यूज्ड बाय लॉन्ग फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो उसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका क्वालिटी ऑफ पेपर अच्छा होना चाहिए. अब जैसे नॉवेल्स हैं तो नॉवेल्स तो चलो ठीक है, वो रिसाइकिल पेपर का हो सकता है, लेकिन कोई रेफरेंस बुक है, कोई इंसाइक्लोपीडिया है, तो वो क्वालिटी पेपर होना चाहिए, बॉन्ड पेपर, है ना, मैगजीन पेपर, बुक पेपर, न्यूज प्रिंट. तो इस तरह के अलग अलग पेपर होते हैं. हाँ, कुछ चीजें जैसे नॉवेल है तो थोड़ा लाइट होना चाहिए, मतलब उसको हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए वो रीप्रिंट वाले, न्यूज प्रिंट वाले पेपर यूज करते हैं, रिसाइकिल पेपर. तो ये क्वालिटी ऑफ पेपर है, राइट. अब कोई नॉवेल है वो इतनी भारी है तो आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे हमेशा, ठीक है. उसका फॉन्ट कैसा है, अब जैसे हम जो नॉर्मली जो है 12 फॉन्ट को हम रीडेबल मानते हैं, अब वो उसमें 8 फॉन्ट 9 फॉन्ट यूज किया हुआ, विल यू बी एबल टू रीड इट? नो, उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए. तो therefore you have so many things to understand. And then page makeup, कई बार क्या होता है कि एकदम towards the edges of the page printing होती है, राइट, मतलब एकदम लास्ट में जाके लास्ट तक पढ़ना पड़ता है, कुछ ऊपर पेज नंबर कट जाता है या सॉर्ट ऑफ, तो या फिर बाइंडिंग जब होती है इसके बीच के अंदर तो उसमें स्पेस नहीं होता, मैटर हाइड होता है. तो देयरफॉर पेज मेकअप कैसा है उसका, राइट. देन उसके अंदर इलस्ट्रेशंस है कि नहीं है. इलस्ट्रेशन का मतलब मैप्स, टेबल्स, पिक्चर्स,
उसके डिस्क्रिप्शंस, वो सब कुछ है कि नहीं है. देन वी हैव अब ये बुक रिव्यूज के अंदर आया है कि नहीं, क्या किसी ऑथर ने जो नया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आया है, उसको तो खैर रिव्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई न्यू पब्लिकेशन है तो उसके बारे में कुछ आया है क्या, बुक रिव्यू छपा है कि भाई हाँ दिस इज अ वेरी गुड बुक एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड इट्स लेटेस्ट व्हिच हैज कम अप व्हिच हैज कवर्ड सो मेनी थिंग्स इन डिटेल. हाँ, तो ऐसे बुक रिव्यूज भी देखते हैं हम कि भाई किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को परचेज करने के लिए क्या उसके बारे में दूसरे रिव्यूज छपे हैं, क्या कोई कमेंट है, किसी ऑथर ने, किसी फेमस पर्सनालिटी ने, किसी फेमस ऑथर ने, उस कोई जो उस इंडस्ट्री का, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसने अपने कुछ एक्सपर्ट कमेंट दिए हैं क्या, तो वो बुक रिव्यूज में हम देखते हैं. देन वी हैव लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या है कि भाई आप किसी एक डिक्शनरी के अंदर कई बार सारे फ्रेजेस या नए वर्ड्स या नए इडियम्स नहीं भी होते हैं, है ना, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट तो नहीं हो सकता. तो उसके अंदर क्या कोई सीरियस लिमिटेशन तो नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया कवर ही ना करा हो, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर ना किया हो, हाँ, तो या कोई पर्टिकुलर कंट्री ना कवर किया हो, मतलब कोई सीरियस लिमिटेशंस हो, तो ऐसी चीजों को भी हम अवॉइड करते हैं. तो देयरफॉर ये तो जो चेकलिस्ट हमने डिस्कस किया वो जेनरिक है, मतलब इन द सेंस कि इसी तरीके से हर सोर्स के लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया है. हाँ, नॉट आई मीन दिस क्राइटेरिया ओनली, लेकिन दैट कैन बी मेड स्पेसिफिक. जैसे इंसाइक्लोपीडिया है तो उसके अंदर और भी चीजें हैं, कैसे कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं. बायोग्राफी है तो उसके अंदर कैसे आप क्या क्या आइटम कलेक्ट करते हैं, क्या तो कौन कलेक्ट करता है, टाइमली होता है नहीं होता अपडेट. तो ये सारी चीजें अलग अलग स्पेसिफिकली आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, राइट. तो इसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद यू विल Krishna Paswan and Kamalpreet. Yeah, Krishna Paswan. You raise hand, or it's like this only. ठीक है. So therefore, we are able to cover the block 1. The 4 chapters are covered. Next time we'll be talking about non-documentary sources of information. Anyone? Any comment? Any question? Yeah, Maya. No, sir. Actually, I have to read on my level. मतलब my business. After that, if there is something, Self-study. I will surely connect. Maybe next week we are going to like physical classes is happening, sir. I don't know, but like people nowadays prefer only online classes. Okay. So let us see if the center people, Dr. Dharam Kumar and other people, they impose upon us कि नहीं आपको physical classes ही लेनी पड़ेगी. So we are certainly going to meet on Sunday, but for us and I think for people, for you people also, it becomes, I mean, it is easier to attend classes online from your home or from your respective workplaces. तो अब देखते हैं. हाँ, वो एक मतलब मीट हो जाता है ना, तो चीजें क्लियर हो जाती हैं. जैसे अभी असाइनमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के जो भी क्लियर. That you can always ask here itself on the online platform also. There is no harm in it. लाइक सर ऑनलाइन हमारे असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं या फिर ऑफलाइन, और ज्यादा प्रेफरेंस किस चीज में है, ज्यादा बेहतर क्या है, हम ऑनलाइन अपने असाइनमेंट सबमिट करें? like what I'm telling is कि ये जो चीजें है ना वो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर बताते हैं. कोर्स कोऑर्डिनेटर मतलब सेंटर कोऑर्डिनेटर. जैसे हमारे केस में डॉक्टर धर्म कुमार हैं जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं. तो जब भी वो कभी लाइव आए तो उनसे इस तरह की क्वेरीज कीजिए कि हमें फिजिकल करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक करना चाहिए, है ना. श्योर सर. ठीक है ना. हम तो आपको केवल ये बताएंगे कि भाई जो हमारा को जो पेपर मिला है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, सब्जेक्ट रिलेटेड, वो बता पाएंगे, राइट. लेकिन वो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, मतलब वो अगर सब्जेक्ट मैटर है तो फिर हम बताएंगे. लेकिन वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कब करना है, ये सब वही बताते हैं, है ना. थैंक यू सर. एनीवन एल्स? एक कृष्णा पासवान हैज रेज्ड अ हैंड कंटिन्यूअसली. सम चलो और कोई बात. निशांत राणा, अंजलि गुप्ता. सर जो आपने अरेंजमेंट में बताया था कि लेटर बाय लेटर, तो आपने समझा दी, समझ आ गया. सर ये वर्ड बाय वर्ड कैसे हम अरेंज करते हैं, ये समझ नहीं आया. नहीं देखो, लेटर बाय लेटर के अंदर तो जो जैसे एक नॉर्मल जो अल्फाबेटिक आप करते हो ना, अल्फाबेटिक आप अरेंज करते हो तो वैसा है. लेकिन वर्ड बाय वर्ड के अंदर पहले जो फर्स्ट वर्ड है उसको अरेंज किया.
ठीक है ना, पहले जो फर्स्ट वर्ड है उसको अल्फाबेटिक उसके ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद जो सेकंड वर्ड की प्रेफरेंस को देखी जाती है। Sir, like A, B, AC, like this. नहीं, ये तो आप लेटर बाय लेटर बता रहे हो ना, Okay. ये तो लेटर बाय लेटर बता रहे हो। वर्ड बाय वर्ड का मतलब ये है कि पहले जो फर्स्ट वर्ड है उसको आप अरेंज कर लो अल्फाबेटिक, सेकंड वर्ड के अगर सेम फर्स्ट वर्ड है तो सेकंड वर्ड के सीक्वेंस को देखोगे। Okay, फर्स्ट sir. वर्ड अगर सेम है तब सेकंड वर्ड के सीक्वेंस को देखोगे, नहीं तो आपको फर्स्ट वर्ड के सीक्वेंस से ही आपको लगाना है। ठीक है सर। ठीक है ना, सेकंड वर्ड का मैटर नहीं करता। अगर सेम फर्स्ट वर्ड है तो सेकंड वर्ड मैटर करेगा, नहीं तो अगर अलग अलग फर्स्ट वर्ड है तो फिर अलग अलग ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। So continuing on to this query, like, is there a specific difference between categorizing them letter by letter or word by word? Because if we are going to categorize it letter by letter as well, so I think it's gonna be in the same order. नहीं, अभी जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए ना बिल्कुल क्लियर है उससे। अगर आप ऐसे ही सेट ऑफ वर्ड्स और लेके आओ आप, देन विल डिस्कस। ठीक है, मतलब हाउ इट इज डिफरेंट, ठीक है ना, हाउ इट इज डिफरेंट, ये आपके इट विल बी एविडेंट इफ यू सी इट प्रॉपर्ली। भाई जैसे देखो, एज सिंपल इज दैट, देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो आपको करना आता है ना। यस। अगर आपका मान लीजिए आपका जो फर्स्ट नेम है स्टूडेंट्स का, उसको अगर आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना तो कर लेंगे ना। इज इट अ डिफिकल्ट टास्क? No, sir, it's quite easy. It's quite easy, right? Yeah. Now, if it is a word by word, और मान लीजिए दो स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम सेम है। Yes. ठीक है ना, फर्स्ट नेम सेम है, तो जब फर्स्ट नेम सेम है तो अब जो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? जिसका सेकंड नेम जो है अल्फाबेटिक में ऊपर आएगा। Yeah. ठीक है ना? Yes, sir, I accept that. I'm not sure if I'm able to convey my query properly, but the thing is, if the first words are exactly the same, so even if we are categorizing it letter by letter, then also we'll be categorizing the second word also letter by letter, right? So नहीं, देखिए सेकंड केस में जो वर्ड बाय वर्ड कर रहे हैं ना, yeah, उसमें यू नो लाइक you are not at all concerned with the second word. सेकंड वर्ड से मतलब ही नहीं है, आप केवल फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे आप अरेंज कर रहे हैं। okay. And if you are doing it word by word, then we are concerning the second word as well. हाँ. Okay. And secondly, sir, in the bibliographical representation that we are putting in the index and the secondary sources, so does it also contain the DOIs and all? नहीं, DOI is what? Digital Object Identifier, like वो तो डॉक्यूमेंट का एक बिब्लियोग्राफिक डिटेल ही मान लीजिए उसको भी, है ना, बिब्लियोग्राफिक डिटेल है। तो अगर DOIs की भी आप बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं, मतलब विच ऑल्सो हैज लाइक, जैसे बिब्लियोग्राफी बनाने के अंदर क्या होता है, उसके जो बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन, पेज नंबर एंड ऑल, तो DOI कैन बी वन ऑफ द एंटिटी इनटू इट। Because I'm not aware about the humanitarian background of the researchers, but in the science background, specifically for the like IEEE and all, so they do have the DOI in their like reference formats. So when we are putting the references in the articles and all. Very true. See, you know, DOI is what? DOI is basically how to locate a document in an electronic environment. Right. Yes, so, sir. And DOI is very specific for a particular piece of a document, right? Particular article, particular book.
even if you say a particular document is there on a website, now Yeah. say that document, that website doesn't work, right? Mm-hmm. But the DOI will still work. Yeah. Okay, It will still be able to locate the document. locate it, whether it Yeah. is put on X website or Y website. So it's a unique number given to a document in an electronic environment whereby you can trace it. All right. Yes, So sir. you can always include DOI in the list of whenever you prepare a list of document, bibliography say. So you can always mention DOI. Maybe in indexes, maybe in abstracts, maybe in bibliography. So anywhere you can have. This is one of the entity in an electronic environment. Yes, sir. Okay. Uh, Additionally, for Hmm. the bibliographies wherein we are putting the indexes of the secondary sources, such as Hmm. the journals and all. So Hmm. we are putting their indexes, right? So in those, do we also put the ISSN number of those journals as well? Yeah. Why not? Why not? Why see, whatever details are there, like which help you to locate a particular document, right? So all those fields should be there. ISSN number should be there. Yeah, ideally and technically it should be there, because because that will help you to search it further very specifically. Okay. Yes, Hmm. it is kind of a unique identifier for each and every book. Yeah, I for serials, yes. Thank you, sir. Okay, Rishabh, what background you are from? Like which I'm subject you study? actually an engineering graduate. I've completed my BTech in Electronics and Communication From where? from Delhi Technological University. DTU. Yes, What was the you said electronics and electrical? Electronics and Communication Engineering, sir. And now you are doing library science by your choice, or like somebody told you to do it? So by my choice as well, because I'm interested to build a project based off the library and the technological implementations that we have. So kind of trying to prepare a software